ड्रामा की स्टार्टिंग शेन मिंगजू की बेहद दर्दनाक जिंदगी से होती है। उसकी माँ और बहन को इस बात पर बड़ा घमंड था कि उन्हें अमीर और ताकतवर फैंग परिवार में जगह मिली है, लेकिन मिंगजू के लिए वही परिवार किसी नर्क से कम नहीं था। वो मन ही मन कहती है कि अगर उसे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिला तो वो फैंग परिवार से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहेगी। अपनी पिछली जिंदगी में मिंगजू अपनी माँ के साथ फैंग परिवार में गई थी। उसकी माँ ने परिवार की मुखिया फैंग लॉन्गफेई से शादी की, जबकि मिंगजू की शादी उसके दूसरे बेटे फैंग शियानजिन से करवा दी गई। इसके बाद पूरे 10 साल तक मिंगजू उस शादी में फांसी रही। इन 10 सालों में उसने 8 बच्चों को जन्म दिया और उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। आखिरी बच्चे को जन्म देते समय मिंगजू को लगा कि अब उसने फैंग परिवार के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। डॉक्टर लगातार उसे हिम्मत रखने और जोर लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन मिंगजू के अंदर अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची। वो साफ कहती है कि वो दोबारा कभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। उसके लिए पिछले 10 साल किसी डरावने सपने जैसे थे और अब वो सिर्फ उस दर्द का अंत चाहती थी। जब डॉक्टर और बाकी लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मिंगजू उन्हें पास आने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे मत बचाओ, क्योंकि अब वो सच में जीना नहीं चाहती। उसी हालत में उसकी चेतना खत्म होने लगती है। मिंगजू को लगता है कि आखिरकार उसकी दर्दनाक जिंदगी समाप्त हो गई, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब मिंगजू की आंखें खुलती हैं तो उसे हैरानी होती है कि वो अभी तक जिंदा है। उसके सामने उसकी माँ दू शिवमेई उसके पिता से जल्दी एक अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रही होती है। शिवमेई को फैंग परिवार में दोबारा शादी करने की इतनी जल्दी है कि वो अपने पुराने रिश्ते को तुरंत खत्म करना चाहती है। वो कहती है कि उसने अग्रीमेंट में सारी बातें साफ साफ लिख दी हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और वो उनमें से एक बेटी को अपने साथ लेकर जाएगी। इसके बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे और किसी का दूसरे पर कोई कर्ज या जिम्मेदारी नहीं होगी। वही कमरा, वही लोग और बिल्कुल वही बातचीत देखकर मिंगजू स्तब्ध रह जाती है। कुछ ही पलों में उसे समझ आ जाता है कि वो 10 साल पीछे लौट आई है। आज वही दिन है जब उसके माता पिता का तलाक हुआ था और उसकी माँ उसे अपने साथ फैंग परिवार ले गई थी। उसके माता पिता चर्चा करते हैं कि बड़ी बेटी समझदार है और छोटी बेटी ज्यादा आज्ञाकारी है, इसलिए किसे किसके साथ रहना चाहिए। शिवमेई हमेशा की तरह बिना मिंगजू की इच्छा पूछे उसी को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेती है। पिछली जिंदगी में भी उसने ऐसा ही किया था। किसी ने मिंगजू से ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि वो कहाँ रहना चाहती है। उसी एक डिसीजन के बाद उसके डरावने 10 साल शुरू हुए थे। शिवमेई उसे बुलाकर कहती है, मिंगजू चलो, माँ के साथ राजधानी चलो, वहाँ मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगी। लेकिन इस बार मिंगजू पहले वाली बेबस लड़की नहीं थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी का एक एक दर्द याद था। वो मन में तय कर लेती है कि अगर उसे सच में सब कुछ दोबारा करने का अवसर मिला है तो वो किसी को अपने फैसले थोपने नहीं देगी। कुछ देर चुप रहने के बाद मिंगजू साफ कह देती है कि वो अपनी माँ के साथ नहीं जाएगी। वो फैंग परिवार में कदम तक नहीं रखना चाहती। उसकी बात सुनकर शिवमेई हैरान रह जाती है। वो गुस्से में पूछती है कि क्या मिंगजू को पता भी है कि वो क्या कह रही है। मिंगजू बिना डरे दोहराती है, आपको जाना है तो अकेले जाइए, मैं आपके साथ फैंग परिवार नहीं जाऊंगी। शिवमेई उसे पागल बताते हुए फैंग परिवार का रुतबा समझाने लगती है। वो कहती है कि राजधानी में फैंग परिवार की हैसियत बहुत ऊंची है। मिंगजू के पिता ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे इलाके के लोग मिलकर भी फैंग परिवार के बराबर नहीं पहुंच सकते। उसकी नज़र में मिंगजू एक शानदार जिंदगी को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर रही थी। तभी मिंगजू की बहन शेन झेंजू सामने आकर कहती है कि अगर मिंगजू नहीं जाना चाहती तो माँ उसे अपने साथ ले जाए। उसकी बात सुनकर मिंगजू तुरंत सतर्क हो जाती है। मिंगजू अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो सच में उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए साथ ले जाना चाहती थी या फिर उसे फैंग परिवार के 4 पुरुषों को खुश करने का साधन बनाना चाहती थी। शिवमेई उसकी बात को बचकानी बताकर टालने की कोशिश करती है। तभी झेंजू माँ के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे अपने साथ ले जाने की विनती करती है। झेंजू कहती है कि उसका शरीर कमजोर है और वो गांव का कठिन काम नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मिंगजू स्वस्थ है और आसानी से मेहनत सह सकती है। वो ये भी कहती है कि उसे लोगों को खुश करना और सही ढंग से बातें करना आता है, इसलिए वो फैंग परिवार में माँ के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। इसके उलट मिंगजू जिद्दी है और लोगों को मनाना नहीं जानती। शिवमेई को झेंजू की बातें सही लगने लगती हैं और वो उसे उठने के लिए कहती है, मगर मिंगजू झेंजू को ध्यान से देखते हुए सोचती है कि पिछली जिंदगी में उसकी बहन ने न तो उनके पीछे भागकर उन्हें रोका था और न ही ऐसी कोई बात कही थी। उसे शक हो जाता है कि शायद झेंजू भी उसकी तरह दोबारा जन्म लेकर लौटी है।
वास्तव में झेंझू को भी अपनी पिछली जिंदगी याद थी। जब मिंगजू फैंग परिवार में रह रही थी, तब झेंझू अपने पिता के साथ पहाड़ों में रहकर भेड़ों की देखभाल करती और गोबर उठाती थी। वो उस कठिन जिंदगी से तंग आ चुकी थी। अब उसे लगता था कि भगवान ने उसे दोबारा मौका दिया है और इस बार फैंग परिवार की सारी सुख सुविधाएं उसी को मिलनी चाहिए। आखिरकार शिवमेई फैसला करती है कि वो झेंझू को अपने साथ लेकर जाएगी। वो मिंगजू के पिता से कहती है कि आज के बाद दोनों परिवारों का कोई संबंध नहीं रहेगा। जाति जिंदगी में मिंगजू ने झेले थे, बस उसे ये नहीं पता कि सब कुछ सहने के बाद उसकी बहन अपने डिसीजन पर पछताएगी या नहीं। माय और झेंझू के जाने के बाद मिंगजू के पिता शेन होंगयुआन उसके पास आते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी गरीबी की वजह से मिंगजू को अच्छी जिंदगी छोड़नी पड़ी। वो दुखी होकर कहते हैं कि वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, न वो मिंगजू की माँ को रोक सके और न अपनी बेटी को सुख दे सके। अब मिंगजू को भी उनके साथ रहकर तकलीफ उठानी पड़ेगी। मिंगजू उन्हें तुरंत समझाती है कि वो उनके साथ रहकर खुश हैं। उसके लिए फैंग परिवार की अमीरी से ज्यादा जरूरी अपने पिता के साथ सुरक्षित रहना है। फिर भी वो मानती है कि उनका घर सच में थोड़ा गरीब है। मिंगजू के मन में पहले ही अपने पिता और खुद की जिंदगी बदलने का प्लान तैयार हो चुका था, इसलिए वो पिता से कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है और वो जल्दी लौट आएगी। इन पहाड़ों के बीच एक खास परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया छियान सानन्यू नाम की विधवा शिकारी थी। वो कई सालों से शिकार करके काम के अंक कमाती और अपने 3 बेटों को पालती आ रही थी। उनमें से 2 उसके अपने बेटे थे, जबकि तीसरा बेटा उसे कहीं मिला था और उसने उसे भी अपने बच्चे की तरह पाला था। छियान परिवार गांव के दूसरे घरों के मुकाबले अच्छी जिंदगी जी रहा था, मगर मिंगजू के लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि छियान सानन्यू को उसके पिता पसंद थे। मिंगजू सीधे उसके पास पहुंचकर पूछती है, सान्यू माँ, आपको आदमी चाहिए या नहीं? सान्यू को पहले समझ नहीं आता कि ये छोटी सी लड़की आखिर कैसी बात कर रही है। मिंगजू बिना घुमाए कहती है कि अगर उसे आदमी चाहिए तो वो अपने पिता को उसके पास भेज सकती है। जब सान्यू को पता चलता है कि मिंगजू शेन होंगयुआन की बेटी है, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। शेन होंगयुआन को पूरे गांव का सबसे सुंदर आदमी माना जाता था। सान्यू तुरंत पूछती है कि क्या मिंगजू सच में अपने पिता की शादी उससे करवाना चाहती है। मिंगजू उसकी हामी मिलते ही कहती है कि वो उसके घर आकर अपने पिता को ले जा सकती है। उसे डर है कि उसके पिता इतनी आसानी से बात नहीं मानेंगे, इसलिए जरूरत पड़े तो वो उन्हें बेहोश करके भी उठा ले जाए। सानन्यू को यह रिश्ता इतना पसंद आता है कि वो उसी समय मिंगजू के साथ चल पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता कि किसी की अपनी बेटी उसके लिए पिता का रिश्ता लेकर आई है। मिंगजू सानन्यू को अपने घर लाकर पिता से मिलाती है। सानन्यू शेन होंगयुआन को देखते ही उनके खूबसूरत चेहरे की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि वो किसी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर हैं और उसे ऐसे ही पुरुष पसंद हैं। मिंगजू पिता को समझाती है कि उनके परिवार की सामाजिक स्थिति खराब होने की वजह से खेती के समय सारे कठिन काम उन्हीं के हिस्से आते हैं। अगर वो सान्यू के परिवार में शादी कर लेते हैं तो उनका घर सामान्य परिवार माना जाएगा और उन्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। वो पिता को ये भी याद दिलाती है कि दूषियों में पहले ही दूसरी शादी करके आगे बढ़ गई है। क्या वो चाहते हैं कि वो जिंदगी भर उसी से पीछे बने रहें? तभी सान्यू होंगयुआन से पूछती है कि क्या उनके घर में मांस है। फिर खुद ही कहती है कि उसके घर में मांस की कोई कमी नहीं है। अगर वो उसके परिवार में आ जाएं तो वो उन्हें हर दिन मांस खिलाएगी और कभी भूखा नहीं रहने देगी। इतना सीधा प्रस्ताव सुनकर होंगयुआन शर्म से लाल पड़ जाते हैं। वो आखिरकार शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। सान्यू खुश होकर पक्का करती है कि वो सच में उससे शादी करेंगे। होंगयुआन कहते हैं कि जब उन्होंने कह दिया है तो वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। मिंगजू मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। वो दोनों को उसी दिन शादी का सर्टिफिकेट लेने भेज देती है। सानन्यू भी तुरंत तैयार होकर कहती है कि वो बाद में दहेज और बाकी सामान दे देगी। सर्टिफिकेट लेने से पहले सानन्यू मिंगजू से कहती है कि वो रात तक उसके घर आ जाएं। घर में जो भी सामान है उसके 3 बेटे आकर उठा ले जाएंगे। मिंगजू खुश होती है कि अपने पिता का रिश्ता करवाकर उसने खुद के लिए भी एक मजबूत परिवार ढूंढ लिया है। कुछ समय बाद सानन्यू के तीनों बेटे मिंगजू का सामान लेने पहुंच जाते हैं। मिंगजू उन्हें बड़े भाई, दूसरे भाई और तीसरे भाई कहकर बुलाती है। वो बड़े भाई छियान दाचियांग से एक बक्सा माता पिता के कमरे में रखने के लिए कहती है ताकि उसे अलमारी की तरह इस्तेमाल किया जा सके। दूसरे भाई छियान एडचियांग से कपड़ा उठाने को कहती है और वादा करती है कि बाद में उसी कपड़े से उनके लिए कपड़े बनाए जाएंगे। तीसरे भाई छियान सांचियांग से वो पूछती है कि क्या बाकी सामान भी ले जाना है। सांचियांग सामान उठाने के साथ पहाड़ पर अलग जमीन साफ करके आलू उगाने की बात करता है। मिंगजू सांचियांग को ध्यान से देखती है। उसे अपनी पिछली जिंदगी से पता है कि सांचियांग सानन्यू का मिला हुआ बेटा है। 2 साल बाद उसका असली परिवार उसे खोजता हुआ आएगा और वो परिवार फैंग परिवार से भी ज्यादा ताकतवर होगा। मिंगजू सोचती है कि अगर इस जिंदगी में सांचियांग उसका भाई बन गया तो भविष्य में फैंग परिवार उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा।
सामान लेकर तीनों भाई वापस जाने लगते हैं तो मिंगजू भी उनके पीछे चल पड़ती है। वे पूछते हैं कि वो कहाँ आ रही है। मिंगजू पूरे अधिकार से कहती है कि वो उनके साथ अपने घर जा रही है। भाई उसे रोक कर कहते हैं कि वो घर वापस चली जाए। मिंगजू तुरंत धमकी देती है कि माँ के लौटते ही वो बता देगी कि उसके भाइयों ने उसे घर आने से रोक दिया था। एरछियांग उसे चुगलखोर बताता है, लेकिन आखिरकार वे उसे साथ आने देते हैं। सांशियांग कम शब्दों में उसे सावधान रहने और पहाड़ पर इधर उधर न घूमने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ सांप हैं। मिंगजू को उसका टुकड़ों में बोलना टूथपेस्ट निचोड़ने जैसा लगता है। मुश्किल से एक दो शब्द बाहर आते हैं, फिर भी वो समझ जाती है कि सांशियांग उसकी चिंता कर रहा है। वो एरछियांग और सांशियांग को अच्छा भाई बताती है। उसके पास शिकार करने वाली माँ, ताकतवर बड़े भाई और कनेक्शंस वाला तीसरा भाई है। मिंगजू को उम्मीद होने लगती है कि इस बार वो और उसके पिता सच में अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। चियान परिवार के घर पहुंचते ही मिंगजू वहां का सामान देखकर खुश हो जाती है। घर में हिरन की खाल से बने जूते, मिंक की खाल का कंबल और पहाड़ी भेड़ के सींगों से बने प्याले रखे होते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसने सही रास्ता चुना है। तभी बाहर से एक बूढ़ी औरत की तेज आवाज़ सुनाई देती है। वो चियान सान्यू को ताने मारती हुई घर में घुसने की कोशिश करती है। वो बूढ़ी औरत चेन परिवार की थी। कई साल पहले तय हुआ था कि उसका बेटा चेन जियानगो चियान परिवार में घर जमाई बनकर आएगा। इसके बदले चेन परिवार ने सान्यू से कई बार पैसे और सामान लिया था, मगर शादी की बारात आने से ठीक पहले खबर फैला दी गई कि चेन जियानगो मर चुका है। उसके बाद से उसकी माँ हर कुछ दिनों में सान्यू के घर आकर हंगामा करती थी। वो सान्यू को पति खाने वाली औरत बताती और कहती कि उसी के अशुभ होने के कारण चेन जियानगो मर गया। आज भी वो चीखते हुए कहती है कि सानन्यू ने पहले अपने पति और फिर उसके बेटे को मार डाला। वो अपने बेटे को वापस करने की मांग करती है और लोगों को इकट्ठा करके चियान परिवार पर दबाव बनाने लगती है। मिंगजू आगे आकर कहती है कि चेन परिवार का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि वो कौन होती है बीच में बोलने वाली। मिंगजू जवाब देती है कि वो शेन होंगयुआन की बेटी है और उसके पिता अब तक सान्यू के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले चुके होंगे, इसलिए वो चियान परिवार की अपनी बेटी है और इस मामले में बोलने का पूरा अधिकार रखती है। मिंगजू कहती है कि सानन्यू ने चेन परिवार से दहेज के नाम पर कुछ नहीं मांगा था, फिर भी वे लोग इतने वर्षों से उसे परेशान कर रहे हैं। अब उन्हें यहाँ आना बंद कर देना चाहिए, वरना उसके पिता को गलतफहमी हो सकती है। बूढ़ी औरत उसकी बात नहीं मानती और सान्यू को सामने बुलाने की मांग करती है। वो फिर लोगों के सामने उसे अपशकुनी औरत बताना शुरू कर देती है। तभी मिंगजू अचानक पूछती है कि क्या चेन जियानगो सच में मर चुका है। बूढ़ी औरत घबराते हुए कहती है कि उसका बेटा जरूर मर चुका है। मिंगजू शांत होकर बताती है कि उसने सुना है किसी ने कुछ दिन पहले चेन जियानगो को ल्यूशुगो के आसपास देखा था। ये सुनते ही बूढ़ी औरत का चेहरा बदल जाता है। जो औरत हर बार कुछ न कुछ लेकर जाती थी, वो आज खाली हाथ घबराकर वहाँ से निकल जाती है। परिवार के लोग हैरान होते हैं कि क्या चेन जियानगो सच में जिंदा है। मिंगजू हंसते हुए मानती है कि उसे पक्का नहीं पता, उसने सिर्फ बूढ़ी औरत को डराने के लिए ये बात कही थी। पिछली जिंदगी में उसने ल्यूशुगो के किसी जियानगुओ का नाम सुना था, इसलिए उसने अंदाजा लगाया। मगर बूढ़ी औरत की घबराहट देखकर उसे यकीन होने लगता है कि चेन जियानगुओ की मौत के पीछे जरूर कोई राज छिपा हुआ है। शादी का सर्टिफिकेट लेकर लौटने के बाद शेन होंगयुआन पूरे परिवार के लिए खाना बनाते हैं। सानन्यू देखती है कि गर्मी में खाना बनाते हुए उनके चेहरे पर पसीना आ गया है। वो प्यार से उनका पसीना पोंछने लगती है। होंगयुआन थोड़ा शर्माकर कहते हैं कि बच्चे देख रहे हैं, लेकिन सानन्यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि उनका पसीना खाने में गिर रहा था, इसलिए वो सिर्फ उसे साफ कर रही है। मिंगजू दोनों को देखकर खुश होती है। उसे लगता है कि अब घर के बाहर के काम माँ संभालेंगी और घर के अंदर पिता, इसलिए उनके अच्छे दिन सच में शुरू हो गए हैं। खाने के समय सानन्यू अपने तीनों बेटों का ठीक से परिचय करवाती है। वो बताती है कि बड़ा बेटा कम बोलता है लेकिन बहुत ईमानदार है, दूसरा बेटा बातों में तेज और समझदार है, तीसरा बेटा उसका सगा बेटा नहीं है, फिर भी वो मेहनती और बुद्धिमान है। आज से ये तीनों मिंगजू के बड़े भाई हैं। मिंगजू शराब का बड़ा प्याला उठाकर सबके सामने घोषणा करती है कि आज से सानन्यू उसकी सगी माँ है और ये तीनों उसके सगे भाई हैं। वो कहती है कि परिवार के लिए जो भी करना पड़े वो करेगी। घोषणा करते ही मिंगजू पूरा प्याला एक सांस में पी जाती है। सभी उसे धीरे पीने के लिए कहते रह जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इतना बड़ा प्याला पीते ही मिंगजू नशे में चली जाती है और कुछ देर बाद वहीं सो जाती है। सानन्यू सांशियांग से कहती है कि वो मिंगजू को अंदर कमरे में ले जाकर सुला दे।
सांशियांग मिंगजू को उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है, लेकिन नशे में मिंगजू अचानक उसे पकड़ लेती है। वो उसके चेहरे को देखते हुए पूछती है कि इतना प्यारा आदमी किसका है। फिर उसकी खूबसूरती की तारीफ करके उसे अपना बनने के लिए कहती है। परिवार के सभी लोग उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। सानन्यू बताती है कि मिंगजू को बचपन से ही खूबसूरत लोग बहुत पसंद हैं। फिर वो मजाक में जोड़ देती है कि उसे भी सुंदर चेहरे पसंद हैं, तभी तो उसने होंगयुआन को चुना है। मिंगजू सांशियांग को छोड़ने का नाम नहीं लेती, वो लगातार उसे सुंदर बताती रहती है। परिवार के लोगों ने गंभीर और कम बोलने वाले सांशियांग को पहले कभी इतना बेबस नहीं देखा था, इसलिए सब उसका खूब मजाक बनाते हैं। काफी कोशिश के बाद सांशियांग खुद को छुड़ाकर मिंगजू को सुला देता है। रात होने पर तीनों भाइयों के सामने नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। घर में सिर्फ 2 कमरे हैं, एक कमरा मिंगजू को दिया जा चुका है और दूसरा नए शादीशुदा माता पिता का है। एरछियांग पूछता है कि अब तीनों भाई कहाँ सोएंगे। आखिर वे पहाड़ पर बनी झोपड़ी में रात बिताने का फैसला करते हैं। एरछियांग शिकायत करता है कि झोपड़ी में चारों तरफ से हवा आती है और मच्छर काटते हैं, लेकिन उनके पास दूसरा रास्ता नहीं होता। वे मच्छर भगाने वाली चीज लेकर वहां जाने लगते हैं। सानन्यू तीनों को जल्दी निकलने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वे नहीं सोएंगे तो माता पिता भी आराम नहीं कर पाएंगे। एरचियांग तुरंत उसकी बात का मतलब समझ जाता है और बाकी भाइयों को लेकर बाहर चला जाता है। जब होंगयुआन पूछते हैं कि तीनों बच्चे कहाँ चले गए, तो सानन्यू बताती है कि वे जानबूझकर बाहर सोने गए हैं ताकि उनकी शादी की पहली रात में कोई रुकावट न आए। होंगयुआन शर्मा कर कहते हैं कि अब उनकी उम्र ऐसी बातों की नहीं रही। सानन्यू उनसे पूछती है कि आखिर उनकी उम्र से क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद दोनों साथ समय बिताते हैं, लेकिन बीच बीच में एक दूसरे को धीरे रहने के लिए कहते हैं ताकि बगल के कमरे में सो रही मिंगजू जाग न जाए। अगली सुबह घर के बाहर गांव का ब्रिगेड लीडर आ जाता है। वो पूछता है कि सानन्यू और बाकी परिवार कहाँ हैं। मिंगजू उससे कहती है कि अगर कोई बात है तो वो उसे बता सकता है। लीडर कहता है कि मिंगजू के पिता की शादी हो जाने के बावजूद शेन परिवार की खराब सामाजिक स्थिति नहीं बदली। खेती का समय आने वाला है, इसलिए शेन होंगयुआन को खेतों में काम करना ही पड़ेगा। मिंगजू सवाल करती है कि पिता के छियान परिवार में शादी करने के बाद भी उन्हें अलग क्यों माना जा रहा है। लीडर कहता है कि छियान परिवार शिकार करके गांव को जानवर देता था, इसलिए उन्हें खेती के काम से छूट मिली थी, लेकिन शेन परिवार का आदमी इस छूट में शामिल नहीं हो सकता। सान्यू बाहर आकर उसे याद दिलाती है कि पूरे गांव के सामने एग्रीमेंट हुआ था कि उनका परिवार शिकार देगा और बदले में उन्हें काम के अंक मिलेंगे। लीडर अब अपनी बात बदलते हुए कहता है कि वो एग्रीमेंट उस समय का था जब सान्यू ने दूसरी शादी नहीं की थी। वो सान्यू की पसंद पर भी ताना मारने लगता है। सान्यू तुरंत उसे रोककर कहती है कि उसने होंगयुआन को अपनी इच्छा से चुना है। वो उसका पति है और मिंगजू उसकी बेटी है, इसलिए दोनों के साथ छियान परिवार के बाकी सदस्यों जैसा ही व्यवहार होगा। लीडर कहता है कि वो चर्चा करने नहीं, अपना आदेश सुनाने आया है। सानन्यू भी साफ जवाब देती है कि अगर शेन परिवार को खेती करनी है तो अब से छियान परिवार शिकार देना बंद कर देगा। उसके तीनों बेटे ताकतवर हैं, इसलिए पूरा परिवार खेतों में जाकर काम के अंक कमा लेगा। लीडर परेशान हो जाता है क्योंकि छियान परिवार के शिकार से उसे काफी फायदा होता था। वो कहता है कि होंगयुआन के काम करने और उनके शिकार करने में कोई टकराव नहीं है। सान्यू जवाब देती है कि उसकी नई नई शादी हुई है और वो अपने पति को अकेले कठिन काम करने के लिए नहीं भेजेगी। अगर खेतों में जाना है तो पूरा परिवार जाएगा। वो लीडर को घर से निकाल कर कहती है कि दोबारा ऐसी बेशर्मी लेकर उसके दरवाजे पर मत आना। उसके जाने के बाद मिंगजू पूछती है कि क्या वे सच में खेती करने जाएंगे। सान्यू बताती है कि ब्रिगेड लीडर कई सालों से उनके महंगे शिकार और खालों की कीमत कम लगाता आया है। 15 की खाल के केवल 8 रुपए देता था, इसलिए वो पहले ही उसके लिए शिकार करना बंद करना चाहती थी। एरछियांग शिकायत करता है कि खेत का काम कठिन है और उन्हें उसकी आदत भी नहीं है। सान्यू फैसला सुनाती है कि अगले दिन से वो और उसके तीनों बेटे खेतों में जाएंगे। मिंगजू और उसके पिता घर पर रहकर खाना बनाएंगे क्योंकि होंगयुआन बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। भाई लोग पहले विरोध करते हैं, लेकिन सांशियांग माँ की बात मान लेता है। बाकी दोनों भी उसकी हामी देखकर बहाने बनाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। एरछियांग फिर भी पीछे से कहता रहता है कि वो खेत में काम नहीं करेगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ दू शिवमेई और झेंझू राजधानी की तरफ जा रही होती हैं। शहर में अच्छे कपड़े पहने लोगों को देखकर झेंझू पहले ही नई जिंदगी के सपने देखने लगती है, मगर इतना लंबा सफर करके वो थक चुकी है और माँ से पूछती है कि उन्हें अभी कितना और चलना पड़ेगा। झेंझू को हैरानी है कि इतना अमीर फैंग परिवार उन्हें लेने के लिए कार क्यों नहीं भेज सका। शिवमेई कहती है कि कार में बैठना हर किसी के बस की बात नहीं और फैंग परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। वो झेंझू को फैंग परिवार के बारे में बताती है। फैंग
लोंगफेई के बाहर के बड़े व्यापारियों से संबंध हैं। उसके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा ऑफिस में डायरेक्टर है और तीसरा बेटा अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है। तीनों बेटे अपनी अपनी जगह सफल हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी तक तीनों की शादी नहीं हुई। शिवमेई झेंझू से साफ कहती है कि उसे पूरी कोशिश करके उन तीनों में से किसी एक को अपने जाल में फंसाना होगा। इससे माँ बेटी दोनों हमेशा के लिए फैंग परिवार की दौलत और रुतबे का आनंद ले सकेंगी। झेंझू पूछती है कि जब तीनों इतने सफल हैं तो अब तक अविवाहित क्यों हैं, मगर शिवमेई उसे ऐसी बातों में दिमाग लगाने से रोकती है। उसके लिए बस इतना ज़रूरी है कि झेंझू किसी एक बेटे को अपने काबू में कर ले। झेंझू माँ की बात मान जाती है। वो मन ही मन मिंजू को याद करके सोचती है कि शायद इस समय उसकी बहन अपने गरीब पिता के साथ गांव में पशुओं की देखभाल कर रही होगी, जबकि इस जन्म में फैंग परिवार के सारे अच्छे दिन सिर्फ उसके होने वाले हैं। अगले दिन छियान परिवार के सभी लोग खेतों में काम करने निकलते हैं। मिंजू एक भारी सामान उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सांशियांग उससे लेकर खुद उठा लेता है। मिंजू मना करती है कि वो संभाल सकती है, मगर सांशियांग उसे दिखावा बंद करने के लिए कहता है। एडशियांग पहले ही दिन रोना शुरू कर देता है कि सब लोग उसी को परेशान कर रहे हैं। बड़ा भाई उसकी हालत देखकर उसका सामान उठा लेता है। आसपास काम कर रहे लोग छियान परिवार को देखकर बातें करते हैं। वे हैरान होते हैं कि शेन होंगयुआन सच में सान्यू के घर शादी करके आ गए। कुछ लोग उनके सर्टिफिकेट लेने की तेजी का मजाक बनाते हैं, तो कुछ सान्यू को पति खाने वाली औरत बताकर कहते हैं कि पता नहीं ये शादी कितने दिन चलेगी। सान्यू लीडर से पूछती है कि उसके 6 लोगों के परिवार को कौन सी जमीन दी गई है। लीडर उन्हें एक दूर पड़ी जमीन दिखाता है और कहता है कि अगर वे इसे पूरा कर लें तो वो सभी को पूरे काम के अंक देगा। जमीन में मिट्टी से ज्यादा पत्थर दिखाई देते हैं। मिंजू समझ जाती है कि ये वही बेकार जमीन है जिसे गांव में कोई नहीं लेना चाहता। लीडर जानबूझकर उनके परिवार को परेशान करना चाहता है। फिर भी सान्यू उससे बहस नहीं करती और अपने बेटों को जल्दी काम शुरू करने के लिए कहती है। लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि शिकार करने वाले उसके बेटे खेती करना ठीक से जानते ही नहीं। वे सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मिंजू उन्हें पहले घास हटाने, फिर फावड़े से मिट्टी पलटने और आखिर में कुदाल चलाने का तरीका बताती है। वही हैरान होकर पूछते हैं कि उसे खेती का तरीका कैसे पता है। मिंजू कहती है कि उसने दूसरों को ऐसा करते देखा था। अब कम से कम परिवार में किसी को काम का तरीका मालूम है, इसलिए सभी काम पर लग जाते हैं। कुछ समय बाद मिंजू खुद भारी औजार उठाने की कोशिश करती है और लगभग गिर जाती है। सांशियांग तुरंत उसे रोक लेता है। वो कहता है कि उसके छोटे से शरीर से ये काम नहीं होगा। फिर वो मिंजू और उसके पिता को घर जाकर दोपहर का खाना तैयार करने के लिए कहता है। मिंजू पिता के साथ जाने लगती है तो एडशियांग फिर शिकायत करता है कि जब वे दोनों काम छोड़ सकते हैं तो वो क्यों नहीं। सान्यू कहती है कि होंगयुआन उसका पति है और उसे अपने पति को बिगाड़ना अच्छा लगता है। एडशियांग याद दिलाता है कि वो उसका बेटा है, लेकिन सान्यू उसे चुपचाप काम करने का आदेश दे देती है। घर लौटने के बाद मिंजू पिता से थोड़ी देर बाहर जाने की अनुमति मांगती है। होंगयुआन को लगता है कि खराब सामाजिक स्थिति की वजह से उसकी बेटी कई सालों तक खुलकर कहीं नहीं जा सकी, इसलिए वो उसे कुछ पैसे देकर जाने देता है। मिंजू वादा करती है कि वो जल्दी लौटकर खाना बनाने में उनकी मदद करेगी। मिंजू सीधे ल्यूशुगो पहुंचती है। वहाँ एक बुजुर्ग महिला उसकी खूबसूरती देखकर उसे अपने पोतों के रिश्ते दिखाने लगती है। मिंजू विनम्रता से उसकी तारीफ करके कहती है कि वो यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने आई है। बूढ़ी महिला गर्व से बताती है कि आसपास के 10 मील में ऐसी कोई बात नहीं जो उसे मालूम न हो। मिंजू सीधा चेन जियानगो का नाम लेने के बजाय एक काल्पनिक रिश्ता बनाकर सवाल करती है। बातों बातों में महिला बताती है कि चेन परिवार के बड़े बेटे चेन जियानगो ने ल्यूशुगो के सुन परिवार की इकलौती बेटी से शादी की थी। मिंजू पक्का कर लेती है कि चेन जियानगो मरा नहीं है। महिला आगे बताती है कि वो काउंटी के किसी फैक्ट्री में काम करता है और नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनता है। उस समय उसने सुन परिवार में रिश्ता करने के लिए 200 रुपए भी दिए थे। ये रकम सुनकर मिंजू समझ जाती है कि उसने छियान परिवार से मिले दहेज के पैसों का इस्तेमाल अपनी दूसरी शादी के लिए किया था। यानी उसने एक परिवार से शादी का पैसा लेकर उसी पैसे से दूसरी औरत से शादी कर ली। मिंजू उसकी पत्नी का नाम पूछती है। महिला को नाम याद नहीं होता, मगर उसे इतना पक्का मालूम है कि चेन जियानगो का ससुर उसी फैक्ट्री में वर्कशॉप डायरेक्टर था। इतनी जानकारी मिंजू के लिए काफ़ी होती है। वो महिला को धन्यवाद देकर जाने लगती है। महिला अभी भी उसे अपने पोतों से मिलवाना चाहती है, लेकिन मिंजू अगली बार आने का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। अब उसके पास चेन जियानगो को खोजने के 2 बड़े सुराग थे, नीली यूनिफॉर्म वाली काउंटी की फैक्ट्री और वर्कशॉप डायरेक्टर की इकलौती बेटी। मिंजू मन में कहती है कि आखिरकार उसने छिपे हुए चेन जियानगो को खोज लिया है। शाम तक सान्यू और उसके बेटे काम खत्म करके घर लौट आते हैं। सभी बुरी तरह थके और प्यासे होते हैं। होंगयुआन ने उनके लिए पानी और सफेद आटे की रोटियां तैयार कर रखी थीं।
सानन्यू के बैठते ही होंग युआन प्यार से उसके हाथ साफ करते हैं। मिंजू दोनों को देखकर सोचती है कि उसके पिता बहुत जल्दी एक अच्छे और देखभाल करने वाले पति की भूमिका में ढल गए हैं। सभी लोग खाना चखकर होंग युआन की तारीफ करते हैं। एरछियांग कहता है कि ये खाना उसकी माँ के खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। सानन्यू नाराज होकर कहती है कि खाने के बाद भी उसका मुंह बंद नहीं होता। सानशियांग मिंजू को अपने पास बैठने की जगह देता है। फिर वो सीधे पूछता है कि आज वो गाँव से बाहर कहाँ गई थी। मिंजू हैरान होती है कि उसे ये बात कैसे पता चली। एरछियांग मजाक करता है कि कभी कभी सानशियांग की नाक कुत्ते से भी तेज काम करती है। मिंजू सच बता देती है कि वो ल्यूशुगो गई थी और उसने चेन जियानगुओ के जिंदा होने की पुष्टि कर ली है। उसका नाम सुनते ही सान्यू गंभीर हो जाती है। मिंजू बताती है कि वो काउंटी की एक फैक्ट्री में काम करता है, नीली यूनिफॉर्म पहनता है और उसने वर्कशॉप डायरेक्टर की इकलौती बेटी से शादी की है। सानन्यू गुस्से में कहती है कि अगर वो जिंदा है तो उसने शादी के नाम पर उनके परिवार से ठगी की है, उन्हें अपना सारा पैसा वापस लेना होगा। मगर काउंटी में बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, परिवार को समझ नहीं आता कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। सानशियांग जानकारी सुनकर बताता है कि काउंटी में केवल 3 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ वर्कर्स नीली यूनिफॉर्म पहनते हैं। इन तीनों में वर्कशॉप डायरेक्टर की इकलौती बेटी वाली जानकारी जोड़ दी जाए तो चेन जियानगुओ को खोजना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। खाने के बाद सभी अपनी थकान की शिकायत करने लगते हैं। एरछियांग कहता है कि उसके पैर और कमर टूट रहे हैं। बड़ा भाई बताता है कि वो अभी भी काम कर सकता है। सांचियांग कहता है कि घर में जमा सूखा मांस और जानवरों की खालें तैयार हैं, इसलिए वो उन्हें बेचने काउंटी जाएगा। अगर देर हो गई तो वो अपने दोस्त गो शेंग के घर रात बिता लेगा। परिवार समझ जाता है कि वो सामान बेचने के साथ चेन जियानगुओ को भी खोजने की कोशिश करेगा। मिंजू तुरंत कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी क्योंकि उसने पहले कभी काउंटी नहीं देखा। सानन्यू पहले कहती है कि सांशियांग जरूरी काम करने जा रहा है और मिंजू उसके लिए परेशानी बन सकती है, लेकिन मिंजू प्यार से अनुमति मांगती है तो सानन्यू का दिल पिघल जाता है। वो सांशियांग को आदेश देती है कि वो अपनी बहन पर पूरी नजर रखे और उसे किसी तरह की तकलीफ न होने दे। मिंजू खुश होकर माई को गले लगा लेती है। सानन्यू अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहती है कि बेटियां सच में अच्छी होती हैं, नरम, प्यारी और प्यार से अपनी बात मनवा लेती हैं। वे उसके तीनों शरारती बेटों से 1000 गुना बेहतर हैं। एरछियांग शिकायत करता है कि माँ को ये बात कम से कम उसके मुंह पर नहीं कहनी चाहिए थी। इसके बाद सानन्यू दाचियांग और एरछियांग को अगले दिन पहाड़ के पीछे आलू लगाने के लिए कहती है। उसे इस साल का मौसम ठीक नहीं लग रहा। मिंजू जानती है कि माँ का अंदाजा सही है क्योंकि पतझड़ के बाद भयंकर अकाल आने वाला है, इसलिए अभी से अनाज और आलू जमा करना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन मिंजू सांशियांग के साथ काउंटी के लिए निकलती है। वो उत्साहित होकर पूछती है कि क्या वे ब्लैक मार्केट जाने वाले हैं। सांशियांग उसे समझाता है कि दिन के उजाले में उस रास्ते पर जाना सुरक्षित नहीं है। मिंजू पहाड़ पार करने का सुझाव देती है ताकि कोई उन्हें जाते हुए न देख सके, लेकिन जब वो ऊंचा और कठिन पहाड़ी रास्ता देखती है तो उसकी हिम्मत थोड़ी कम होने लगती है। सांशियांग बताता है कि इस रास्ते से जाने पर करीब 1 घंटे का समय बच सकता है। दोनों पहाड़ के रास्ते आगे बढ़ते हैं। यात्रा के दौरान शिकार भी उनके हाथ लगता है। सांशियांग कहता है कि आज शिकार इतनी आसानी से मिलना उसकी बहन की किस्मत की वजह से है। उसे लगने लगता है कि मिंजू उनके परिवार की लकी स्टार है। पहाड़ पर चलते हुए मिंजू का पैर फिसलता है, लेकिन सांशियांग तुरंत उसे संभाल लेता है। मिंजू उसे धन्यवाद देती है। सांशियांग उसे ध्यान से कदम रखने के लिए कहता है। कुछ दूरी पर मिंजू को एक अलग तरह का पौधा दिखाई देता है। वो सांशियांग को बुलाकर पूछती है कि ये बाकी घास से अलग क्यों दिख रहा है। सांशियांग पौधे को ध्यान से देखकर बताता है कि ये साधारण घास नहीं बल्कि 100 साल पुराना जंगली गिनसेंग है। मिंजू पहले उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाती, फिर उसे आसपास वैसे ही कई और पौधे दिखाई देते हैं। दोनों गिनते हैं तो वहाँ कुल 7 गिनसेंग निकलते हैं। मिंजू उत्साहित होकर पूछती है कि 700 साल पुराने गिनसेंग मिलने का मतलब ये नहीं कि अब वे अमीर हो गए। पहली बार पहाड़ पर आते ही इतनी कीमती चीज मिल जाने पर सांशियांग फिर उसे परिवार की लकी स्टार बताता है। जब गिनसेंग निकाले जाते हैं तो सांशियांग सारे मिंजू के सामने रखकर कहता है कि इन्हें उसी ने खोजा है, इसलिए इन पर सिर्फ उसका अधिकार है। परिवार का कोई व्यक्ति उसमें हिस्सा नहीं मांगेगा। मिंजू मना कर देती है। वो कहती है कि दोनों ने इन्हें साथ मिलकर खोजा है, इसलिए आधा आधा हिस्सा होना चाहिए। मिंजू उससे गिनसेंग की कीमत पूछती है। सांशियांग कहता है कि सही दाम उसकी हालत और खरीदार पर निर्भर करेगा, मगर एक पौधा कई 100 से लेकर कई 1000 तक में बिक सकता है। ये सुनकर मिंजू बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद वो काउंटी में अनाज की कीमत के बारे में पूछती है। सांशियांग समझ जाता है कि वो गिनसेंग बेचकर अनाज खरीदना चाहती है। मिंजू उसे माँ की मौसम वाली बात याद दिलाती है।
वो कहती है कि फसल अच्छी नहीं होने वाली, इसलिए सारा पैसा अनाज में बदलना ही सुरक्षित रहेगा। सांचियांग हैरान होकर पूछता है कि क्या वो काउंटी का पूरा अनाज खरीदना चाहती है। वो फिर कहता है कि गिनसेंग मिंजू ने खोजा है, इसलिए सारा पैसा उसी का होना चाहिए। मिंजू जवाब देती है कि वे एक परिवार हैं, उसका जो कुछ है वो परिवार का है। अगर आने वाले समय में खाने की कमी हुई तो वही अनाज सभी की जान बचाएगा। सांचियांग आखिरकार उसकी बात मान लेता है और अनाज खरीदने की जिम्मेदारी लेता है। मिंजू खुश होकर उसका धन्यवाद करती है। उधर लंबा सफर पूरा करके झेंजू आखिरकार फैंग परिवार के आलीशान घर पहुंच जाती है। उसे पश्चिम की तरफ बना बड़ा कमरा दिया जाता है। कमरे में विशाल बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल और बड़ी अलमारी देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। फैंग लोंगफेई उससे पूछता है कि कमरा पसंद आया या नहीं। वो उसे पिता कहकर धन्यवाद देती है। लोंगफेई अपने तीनों बेटों से उसका परिचय करवाकर कहता है कि ये दू शियुमई की बेटी झेंजू है और अब उन्हें उसका ध्यान रखना होगा। तीनों बेटों को देखकर झेंजू मन ही मन खुश होती है। माँ ने उससे झूठ नहीं कहा था, फैंग परिवार सच में बड़ा और अमीर है, जबकि तीनों बेटे भी अपनी अपनी जगह सफल दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि अगर इनमें से किसी एक को अपने काबू में कर लिया तो वो हमेशा के लिए इसी परिवार में रह सकेगी। फैंग लोंगफेई उसे लंबी यात्रा के बाद गर्म पानी से नहाकर आराम करने के लिए कहता है। झेंजू मीठी आवाज में उसका धन्यवाद करती है, लेकिन जैसे ही सभी कमरे से बाहर जाते हैं उनमें से एक बेटा अपने पिता से पूछता है कि झेंजू की जगह उसकी बहन शेन मिंजू क्यों नहीं आई। पिता उस सवाल का जवाब देने के बजाय ओवरटाइम का बहाना बनाकर चला जाता है। उनका व्यवहार देखकर झेंजू को थोड़ी बेचैनी होती है। उसे लगने लगता है कि शायद फैंग परिवार वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखाई देता है। इधर अंधेरा होने तक मिंजू और सांचियांग काउंटी पहुंच जाते हैं। वहां सांचियांग का दोस्त गो शैंग उनका इंतजार कर रहा होता है। दोनों को देखते ही वो जल्दी से अंदर बुलाता है और सांचियांग को पानी देता है। मिंजू को देखकर गो शैंग हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि ये इतनी सुंदर लड़की कौन है। सांचियांग केवल इतना कहता है, मेरी बहन। गोशैंग मजाक करता है कि उसने तो सुना था साननियों के केवल 3 बेटे हैं, फिर इतनी बड़ी बहन अचानक कहाँ से पैदा हो गई। वो सांचियांग से पूछता है कि क्या उसकी माँ ने फिर से बच्चा पैदा कर दिया, लेकिन अगले ही पल खुद मानता है कि इतनी बड़ी लड़की एक दिन में पैदा नहीं हो सकती। मिंजू को शक होता है कि इतना बातें करने वाला आदमी सच में सांचियांग का दोस्त हो सकता है या नहीं। गोशैंग जल्दी से सफाई देता है कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है, उसका और सांचियांग का रिश्ता जान देने वाले दोस्तों जैसा है। मिंजू अपना परिचय देती है और वो उसे गोशैंग भाई कहने के लिए कहता है। फिर उसे भूखा समझकर स्टेट रेस्टोरेंट से ब्रेस्ड पॉर्क लाने को तैयार हो जाता है, लेकिन सांचियांग याद दिलाता है कि पहले खालों का काम पूरा करना है। गोशैंग बताता है कि जानवरों की खाल पहले वाली जगह पर और पिछली बार से ज्यादा कीमत में बिकेगी। वो सामान लेकर बाहर चला जाता है। उसके जाते ही मिंजू सांचियांग से पूछती है कि क्या उसका दोस्त हमेशा इतना शोर करता है। सांचियांग कहता है कि जब उसे दौरा नहीं पड़ता तब ठीक रहता है, मगर आमतौर पर वो एर्चियांग जैसा ही शोर मचाता है। कुछ समय बाद गोशैंग खाना लेकर लौटता है और कहता है कि रात के समय अच्छी चीज़ें मिलना कठिन है, इसलिए उन्हें इसी से काम चलाना होगा। फिर वो बताता है कि पुराना हुआंग आजकल 100 साल पुराने गिनसेंग खरीद रहा है। अच्छी क्वालिटी वाले एक गिनसेंग की कीमत 8,000 से शुरू हो सकती है। सांचियांग अचानक इस बारे में पूछता है तो गोशैंग को शक हो जाता है कि उसके पास गिनसेंग है। वो वादा करता है कि अपने कनेक्शन से एक पौधा 12,000 में बिकवा सकता है। राजधानी से आया एक खरीदार 2 अच्छे गिनसेंग ढूंढ रहा है। सांचियांग उसकी जानकारी पक्की करके उसे बायर से संपर्क करने के लिए कहता है। गोशैंग समझ जाता है कि सांचियांग के पास सच में गिनसेंग है और तुरंत डील करवाने निकल पड़ता है। इसी बीच मिंजू फिर ब्लैक मार्केट देखने की जिद करती है। वो कहती है कि यहाँ तक आने के बाद उसे एक बार वहाँ की हलचल देखनी है। सांचियांग साफ मना कर देता है। मिंजू वादा करती है कि वो कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी और हर समय उसके पीछे रहेगी, मगर सांचियांग अपना फैसला नहीं बदलता। सांचियांग के मना करने के बावजूद मिंजू चुप नहीं बैठती। मौका मिलते ही वो ऊंची खिड़की से बाहर निकल जाती है। उसे विश्वास था कि इतनी ऊंचाई उसे नहीं रोक सकती, लेकिन बाहर आने के बाद उसे पता ही नहीं होता कि ब्लैक मार्केट किस दिशा में है। तभी सीमा की तरफ से आए कुछ लोगों या अधिकारियों की हलचल होती है और मिंजू घबराकर भागने लगती है। भागते हुए वो एक युवक से टकराती है। वो जल्दी से माफी मांगती है। युवक उसका पीछा करने वालों का ध्यान दूसरी तरफ करके उसकी मदद करता है। खतरा टलने के बाद मिंजू उसे धन्यवाद देती है। युवक कहता है कि मुसीबत में एक दूसरे की मदद करना सामान्य बात है। बातों में पता चलता है कि वो भी ब्लैक मार्केट की तरफ जा रहा है। उसे कुछ सामान खरीदने के साथ अपने खोए हुए रिश्तेदार की जानकारी भी चाहिए। युवक बताता है कि उसका भाई या करीबी रिश्तेदार 20 साल से ज्यादा समय पहले गायब हो गया था।
उसके दाएं कंधे पर चांद के आकार का जन्म का निशान है। उसने सुना था कि ब्लैक मार्केट का सूचना तंत्र काफ़ी मजबूत है, इसलिए वो वहाँ पूछताछ करने आया है। मिंगजू इस जानकारी को ध्यान से सुनती है। तभी सांशियांग और गोशेंग उसे खोजते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। सांशियांग का चेहरा देखकर मिंगजू समझ जाती है कि वो बहुत नाराज है। वो तुरंत सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन सांशियांग पूछता है कि क्या उसका ब्लैक मार्केट जाना इतना ज़रूरी था। मिंगजू तुरंत गलती मानकर वादा करती है कि वो फिर कभी अकेले नहीं जाएगी। सांशियांग की नज़र युवक के पास रखे गिनसेंग पर पड़ती है। वो वही गिनसेंग था जिसे गो शेंग ने अभी बेचा था। गो शेंग युवक को राजधानी से आया यंग मास्टर हुओ कहकर बुलाता है। वो अपने परिवार के खोए हुए सदस्य को खोजने के लिए भी यहाँ आया था। मिंगजू उसकी बातों को सांशियांग की कहानी से जोड़ने लगती है। सांशियांग सानन्यू को मिला हुआ बच्चा था और इस युवक का रिश्तेदार भी करीब 20 साल पहले गायब हुआ था। ऊपर से उसके दाएं कंधे पर खास जन्म का निशान था। मिंगजू को लगता है कि ये मुलाकात सिर्फ साधारण संयोग नहीं हो सकती। सांशियांग युवक के हाथ में मौजूद गिनसेंग की जांच करके पक्का कर लेता है कि ये उन्हीं का बेचा हुआ गिनसेंग है। गोशेंग तुरंत उस युवक को अंदर बैठाता है और बड़े सम्मान से यंग मास्टर हुआ कहकर बुलाता है। वो उससे पूछता है कि इतनी बड़ी रकम देकर ये गिनसेंग खरीदने के बाद भी वो खुद ब्लैक मार्केट में जांच करने क्यों आया। वो तिंगशेन बताता है कि हुआंग नाम के बिचौलिए ने उसे पहले खराब क्वालिटी का गिनसेंग दे दिया था। उसे डर था कि अगर उसके दादाजी ने नकली या घटिया दवा खा ली तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है, इसलिए वो खुद यहाँ असली सामान की जांच करने आया था। साथ ही उसे अपने खोए हुए रिश्तेदार के बारे में भी जानकारी जुटानी थी। सांशियांग उससे पूछता है कि उसे ब्लैक मार्केट का पता किसने बताया। हुओ तिंगशेन बड़ी सहजता से कहता है कि उसे रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए उसने गेस्ट हाउस की एक महिला को 100 रुपए दिए और उसने पूरा रास्ता समझा दिया। उसकी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं, मगर हुओ तिंगशेन उल्टा पूछता है कि क्या 100 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। मिंगजू उसकी पैसे खर्च करने की आदत समझते ही पूछती है कि क्या उसे अभी और गिनसेंग चाहिए। हुओ तिंगशेन बताता है कि उसके और उसके दादाजी दोनों के इलाज में गिनसेंग की जरूरत है। अगर 100 साल पुराना जंगली गिनसेंग मिले तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मिंगजू तुरंत कहती है कि उनके पास ऐसे 5 और पौधे हैं, अगर वो खरीदना चाहता है तो वे सारे उसे बेच सकते हैं। सांशियांग हुओ तिंगशेन के साथ गिनसेंग की कीमत तय करता है। हुओ तिंगशेन सभी 5 गिनसेंग खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और हर पौधे के 12,000 रुपए देने की बात कहता है। हुओ तिंगशेन मिंगजू का दिल से धन्यवाद करता है। वो कहता है कि मिंगजू ने न सिर्फ सही गिनसेंग देकर उसकी मदद की, बल्कि संभव है कि इससे उसके दादाजी की जान भी बच जाए। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो मिंगजू का एहसान कैसे चुकाएगा। मिंगजू उसे कहती है कि इसमें धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं। अंदर ही अंदर वो हैरान होती है कि ये आदमी उन्हें पैसे देने के बाद भी उन्हीं का शुक्रिया कर रहा है। उसे पहली बार समझ आता है कि बहुत अमीर और थोड़ा भोला खरीदार आखिर कैसा होता है। गिनसेंग की ये डील पूरी होने के बाद मिंगजू बेहद खुश होती है। अब उनके पास आने वाले अकाल से पहले बड़ी मात्रा में अनाज जमा करने के लिए काफी पैसे थे। सांशियांग वापसी की तैयारी करने लगता है। गोशेंग पूछता है कि वो अगली बार कब आएगा। सांशियांग उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि इन दिनों जिंदगी आसान नहीं है, इसलिए सारे पैसे खर्च मत करना। घर में ज्यादा से ज्यादा अनाज जमा करके रखना। गोशेंग पहले पैसे लेने से मना करता है। उसे लगता है कि रकम बहुत ज्यादा है और इसे लेने के बाद उसे सांशियांग के बहुत से काम करने पड़ेंगे। फिर वो पैसे पकड़कर कहता है कि आज से सांशियांग उसका सचमुच का भाई है। सांशियांग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना मिंगजू को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। वापसी के पहाड़ी रास्ते पर थोड़ी दूर चलते ही मिंगजू थक जाती है। वो सांशियांग से पूछती है कि घर अभी और कितनी दूर है। सांशियांग उसे याद दिलाता है कि पिछली रात वो ऊंची खिड़की तोड़कर बाहर निकलने से पहले बिल्कुल नहीं डरी थी, मगर अब पैदल चलते ही उसे थकान महसूस होने लगी है। मिंगजू थकी हुई आवाज में उसकी बात सुनती रहती है। सांशियांग आखिरकार उसके सामने झुककर उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि मिंगजू के शरीर पर इतना वजन भी नहीं कि उसे उठाने में कोई परेशानी हो। अगर वो इसी रफ्तार से पैदल चलती रही तो अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना मुश्किल होगा। मिंगजू तुरंत उसकी पीठ पर चढ़कर खुश होते हुए कहती है कि तीसरा भाई ही उसका असली भाई है। ये सुनकर सांशियांग को उसके पिछले कई मौके याद आते हैं, जब मिंगजू काम निकलते ही उसे अपना सगा भाई बताने लगती थी। सांशियांग उसे लेकर कुछ दूर चलता है। तभी मिंगजू पूछती है कि क्या उसने अनाज खरीदा है। सांशियांग बताता है कि जिस बोरी पर वो टिकी हुई है उसमें बाजरा है। इसके अलावा उसने आटा और सोयाबीन भी खरीदे हैं। वो कहता है कि गांव शहर से काफी दूर है, इसलिए एक ही बार में पूरे परिवार के लिए पर्याप्त अनाज जमा नहीं किया जा सकता। उन्हें धीरे धीरे खरीदारी जारी रखनी होगी। मिंगजू फिर पूछती है कि क्या वो कुछ स्वादिष्ट खाने की चीज भी लाया है। वो एरछियांग का नाम लेकर कहती है कि दूसरा भाई खाने के लिए शोर मचाएगा और अगर उसके लिए कुछ न ले गए तो वो रात भर बोलता रहेगा।
सांशियांग कहता है कि अगर मिंगजू को भूख लगी है तो रास्ते में खाने के लिए एक चीज़ निकाल सकती है। मिंगजू पहले कहती है कि उसे भूख नहीं है और सारा खाना दूसरे भाई के लिए बचा कर रखेगी, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक नहीं पाती और कहती है कि थोड़ा सा खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो चिकन लेग और चिकन विंग्स बड़े मज़े से खाने लगती है। उसकी सारी बातें सुनकर सांशियांग समझ जाता है कि खाना शुरू से मिंगजू को ही चाहिए था। रास्ते में मिंगजू फिर अपनी पिछली जिंदगी की यादों में खो जाती है। फैंग परिवार और फैंग शियानजिन की याद आते ही उसके अंदर डर लौटने लगता है, मगर इस बार वो खुद को याद दिलाती है कि सांशियांग उसका तीसरा भाई है। वो पिछली जिंदगी के फैंग परिवार के उन निर्दयी लोगों जैसा नहीं है। सांशियांग उसकी घबराहट देखकर कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। इस बार उसके साथ उसका तीसरा भाई और माता पिता हैं। पिछली जिंदगी में उसके साथ जो भी हुआ था वैसा अब दोबारा नहीं होगा। फैंग परिवार में रहने वाली झेंझू अपनी नई अलमारी और महंगे कपड़ों को देखकर खुश हो रही होती है। वो कपड़ों को छूते हुए सोचती है कि अगर वो फैंग परिवार में नहीं आती तो शायद पूरी जिंदगी ऐसी चीजें खरीदने की हैसियत नहीं बना पाती। वो तय कर लेती है कि चाहे जो हो जाए उसे इसी परिवार में रहना है। वो इस आराम और अमीरी को पूरी जिंदगी नहीं छोड़ना चाहती। तभी फैंग आइगो उसके लिए दूध लेकर आता है। झेंझू मीठी आवाज में उसे आइगो भाई कहकर धन्यवाद देती है। फैंग आइगो उसे पूरा दूध पीकर अच्छी तरह सोने के लिए कहता है। दिन के समय उसे सुलाने और उसके बाद मजा करने की बात से साफ होता है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। झेंझू फैंग परिवार की अमीरी देखकर इतनी प्रभावित थी कि उसे अपने आसपास छिपे खतरे की गंभीरता समझ नहीं आ रही थी। इधर छियान परिवार के घर के बाहर सान्नियों की पुरानी होने वाली सास फिर पहुंच जाती है। इस बार वो अपने दूसरे बेटे को भी साथ लाई थी। वो आते ही आवाज लगाती है कि वो सान्नियों के लिए आदमी लेकर आई है। सान्नियों उसे देखते ही पूछती है कि वो फिर क्यों आ गई। बूढ़ी औरत चावल लाने की बात कहकर अंदर आने की कोशिश करती है। फिर वो अपने दूसरे बेटे को सामने करके पूछती है कि ये देखने में कैसा है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत सोच विचार किया। शायद साननी और उसके बड़े बेटे चेन जियानगो की किस्मत में शादी नहीं थी, मगर वो अभी भी साननियों को अपनी बहू बनाना चाहती है। बड़ा बेटा नहीं रहा तो दूसरा बेटा भी चलेगा, आखिर दोनों एक ही परिवार के बेटे हैं। सानन्यू सीधे दहेज की रकम पूछती है। बूढ़ी औरत कहती है कि ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। पहले जो 500-600 लिए गए थे उसमें थोड़ा और जोड़कर इस शादी को पूरा किया जा सकता है। उसका दूसरा बेटा भी माँ की हर बात में हामी भरता है। वो कहता है कि वो अपनी माँ की बात सुनेगा, मगर बूढ़ी औरत के असली प्लान में सिर्फ शादी नहीं थी। वो बताती है कि पहाड़ के पीछे वाली खदान में काम करने वालों की जरूरत है। वो चाहती है कि सानन्यू के तीनों बेटे वहाँ काम करें। तीनों की मजदूरी मिलाकर 90 रुपए बनती। उसमें से वो खुद 80 रुपए रखने और केवल 10 रुपए उनके घर के खर्च के लिए छोड़ने की बात करती है। उसकी मांग सुनकर छियान परिवार भड़क जाता है। एरछियांग पूछता है कि अगर उसे 80 रुपए ही चाहिए तो वो सीधे डाका क्यों नहीं डालती। बूढ़ी औरत उसे बदतमीज बताकर कहती है कि वो उसकी दादी के बराबर है, इसलिए उसे बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। तभी शेन होंगयुआन बाहर आ जाते हैं। बूढ़ी औरत सान्यू से पूछती है कि क्या वो सच में किसी और से शादी कर चुकी है। सान्यू होंगयुआन की तरफ इशारा करके कहती है कि ये उसका नया पति है और दोनों ने कानूनी रूप से शादी का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। बूढ़ी औरत कहती है कि शादी हो गई तो क्या हुआ, तलाक भी तो हो सकता है। उसका दूसरा बेटा इतना अच्छा है कि वो सान्यू की पिछली शादी की परवाह करने को भी तैयार है। मगर होंगयुआन साफ कहते हैं कि वो सान्यू को छोड़कर नहीं जाएंगे। मिंगजू खुशी से माई को बताती है कि पिता किसी और के साथ नहीं जाना चाहते और सिर्फ उसी के साथ रहना चाहते हैं। बूढ़ी औरत फिर भी हार नहीं मानती। वो अपने दूसरे बेटे की तारीफ करते हुए सानन्यू पर दबाव डालने लगती है। आखिर परिवार उसे और उसके बेटे को पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। बाहर पहुंचते ही बूढ़ी औरत जमीन पर बैठकर रोना धोना शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है कि छियान परिवार ने एक बुजुर्ग महिला के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन परिवार के लोग उसकी पुरानी चाल समझ चुके थे, इसलिए कोई उसके नाटक में नहीं आता। मिंगजू और सांशियांग काउंटी से घर लौटते हैं। मिंगजू को देखते ही परिवार वाले खुश हो जाते हैं। एरछियांग शिकायत करने लगता है कि दोनों शहर जाकर स्वादिष्ट खाना खाते रहे, जबकि वो घर पर खेती और आलू खोदते खोदते थक गया। वो ये भी बताता है कि माँ ने उसके सिर पर मारा और अब उसका सिर सूज गया है। वो बार बार सांशियांग से सूजन देखने के लिए कहता है। सांशियांग उसकी शिकायत अनसुनी कर देता है। तो एरछियांग पूछता है कि क्या वो उसका सगा भाई भी है या नहीं। सांशियांग कहता है कि ये पूछने की जरूरत नहीं, पूरे परिवार को जवाब मालूम है।
एरछियांग समझता है कि वो उसके पक्ष में बोल रहा है, मगर सानछियांग अगले ही पल कह देता है, बिल्कुल नहीं। एरछियांग तुरंत शिकायत छोड़कर पूछता है कि उसके लिए खाने को क्या लाया गया है। सानछियांग बताता है कि सारा सामान आंगन में रखा है। ये सुनते ही एरछियांग दौड़कर सामान उठाने चला जाता है। सान्यू मिंगजू से कहती है कि वो लंबा सफर करके थक गई होगी। मिंगजू कहती है कि तीसरा भाई उसे वापस लेकर आया, इसलिए उसे बिल्कुल थकान नहीं हुई। सान्यू फिर भी उसे अंदर ले जाकर आराम करवाती है। उधर एरछियांग को सामान में रोस्ट चिकन मिल जाता है। वो सानछियांग से लिपटकर कहता है कि उसे पता था तीसरा भाई ही उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। सानछियांग उसे दूर करने की कोशिश करता है, मगर एरछियांग उसे किस करने की बात करके और कसकर पकड़ लेता है। सानछियांग परेशान होकर कहता है कि ऐसे लोगों के साथ रहना मुश्किल है। इसके बाद पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। शेन होंगयुआन ने मीट बॉल सूप बनाया था। एरछियांग सूप चखते ही उन्हें अपना सगा पिता बताते हुए कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। होंगयुआन हंसकर कहते हैं कि अच्छे बच्चों को पिता का प्यार जरूर मिलता है। खाना खत्म होने के बाद सानछियांग जानवरों की खाल और सूखा मांस बेचकर मिले 400 रुपए माँ के सामने रखता है। सानन्यू कहती है कि अब से घर के पैसे होंगयुआन संभालेंगे, इसलिए रकम उसे देने की जरूरत नहीं है। बच्चे हैरान होते हैं कि माँ केवल 2 दिन में ही घर के पैसों का अधिकार पिता को दे चुकी है। तभी सानछियांग एक और महत्वपूर्ण खबर बताता है, चेन जियानगुओ सच में जिंदा है। सान्यू पहले विश्वास नहीं कर पाती। सानछियांग बताता है कि मिंगजू के ल्यूशुगो वाले सुराग के बाद उसने काउंटी में पूरी जांच की। चेन जियानगुओ मशीनरी फैक्ट्री में काम करता है। उसने वर्कशॉप डायरेक्टर की इकलौती बेटी से शादी की और उसका एक बेटा भी है। कुछ ही दिनों में उस बेटे की शादी होने वाली है। मिंगजू हैरान होती है कि सानछियांग ने इतनी सारी जानकारी कब जुटा ली। उसे तो उसके इस काम का पता तक नहीं चला। सान्यू गुस्से से भर जाती है। चेन परिवार ने उससे दहेज लिया, उसे मूर्ख बनाया और दशकों तक पति खाने वाली औरत कहलवाया। अब पता चला कि चेन जियानगुओ शहर में जिंदा और आराम से रह रहा है। एरछियांग बताता है कि उनके लौटने से पहले बूढ़ी चेन फिर आई थी। इस बार वो अपने छोटे बेटे की शादी माँ से करवाकर एक और दहेज लेना चाहती थी। सानछियांग सारी बातें जोड़कर समझता है कि चेन जियानगुओ के बेटे की शादी के लिए पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए चेन परिवार फिर छियान परिवार से पैसा निकालने आया था। मिंगजू पूछती है कि मशीनरी फैक्ट्री में 20 साल काम करने के बाद भी चेन जियानगुओ के पास अपने बेटे की शादी के पैसे क्यों नहीं हैं। सानछियांग कहता है कि उसे पूरी सिचुएशन नहीं मालूम, मगर इतना साफ है कि चेन परिवार किसी आर्थिक परेशानी में है। मिंगजू कहती है कि उनका गरीब होना ही अच्छा है, क्योंकि पैसों की कमी में लोग जल्दी गलती करते हैं। अगर वे सीधे चेन जियानगुओ के दरवाजे पर पहुंच जाएं, तो देखने लायक तमाशा होगा। सानछियांग बताता है कि चेन जियानगुओ इतने सालों से गांव नहीं आया, इसलिए सभी उसे मरा हुआ समझते हैं। उसे कमजोर जगह पर पकड़ने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। एरछियांग तुरंत पूछता है कि अभी जाने और 3 दिन बाद जाने में क्या फर्क है। वो तो अभी उसके दरवाजे पर खड़ा होकर पैसे मांगना चाहता है। मिंगजू समझाती है कि 3 दिन बाद चेन जियानगुओ के बेटे की शादी है। पिता होने के कारण वो उस दिन जरूर सामने आएगा, तभी सबके सामने उसकी असलियत खोली जा सकती है। अगर मामला ठीक से संभला तो चेन परिवार पर धोखाधड़ी और जबरन पैसे लेने की शिकायत भी की जा सकती है। इतने वर्षों में उन्होंने छियान परिवार से जो कुछ लिया वो सब वापस कराया जा सकता है। परिवार प्लान बनाता है कि शादी से पहले पूरे गांव में खबर फैला दी जाएगी कि 20 साल पहले मरा हुआ चेन जियानगुओ काउंटी में जिंदा और आराम से रह रहा है। जितने ज्यादा गांव वाले शादी में पहुंचेंगे, उतने ज्यादा गवाह मौजूद होंगे। सानन्यू खुशी से कहती है कि पहले घर में केवल सानछियांग का दिमाग तेज था, अब मिंगजू आने के बाद उसे बराबरी की दूसरी समझदार संतान मिल गई है। एरछियांग नाराज होकर पूछता है कि माँ ने कभी उसे समझदार क्यों नहीं कहा। सानछियांग उससे पूछता है कि क्या उसका दिमाग सच में काम करता है। एरछियांग खुद को अपमानित बताकर उससे लड़ने दौड़ता है और पूरा परिवार हंसने लगता है। आखिर फैसला हो जाता है कि 3 दिन बाद वे चेन जियानगुओ का हिसाब करेंगे। इसके बाद होंगयुआन घर बनाने की बात उठाते हैं। वो और सान्यू नहीं चाहते कि तीनों बेटे हमेशा पहाड़ की झोपड़ी में सोते रहें। वे पुराने शेन घर को तोड़कर बड़ा घर बनवाने का फैसला करते हैं। दिन में सब एक साथ रहेंगे और रात में हर किसी के पास सोने की जगह होगी। एरछियांग सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो मच्छरों वाली झोपड़ी में अब एक रात भी नहीं बिताना चाहता। नया घर बनाने का काम शुरू होते ही पड़ोस की एक महिला ताने मारने पहुंच जाती है। वो कहती है कि सानन्यू का परिवार अचानक अमीर हो गया और अब बड़ा घर भी बनवा रहा है। फिर वो सानन्यू पर आरोप लगाती है कि उसने नया पति और उसकी बेटी आते ही अपने तीनों बेटों को किनारे कर दिया। उसके मुताबिक नया घर सुंदर पति और सौतेली बेटी के लिए बन रहा था, जबकि सानन्यू के अपने बेटों को बाहर भेज दिया जाएगा।
सान्यू गुस्से में उसे अपने घर के मामले से दूर रहने के लिए कहती है। तभी एरचियांग सामने आकर उस महिला की दुखती रग पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसकी आवाज़ इतनी खट्टी क्यों लग रही है, क्या उसका अपना बेटा शादी के बाद उससे अलग हो गया है और अब घर में कोई उससे बात नहीं करता। महिला उसे बकवास करने से रोकती है। एरचियांग कहता है कि बकवास तो वो कर रही है जो दूसरों के घर आकर चुगली कर रही है। उसे सिर्फ इस बात से जलन है कि मिंगजू के पिता ने सानन्यू से शादी की, उनका परिवार अच्छा खाना खा रहा है और अब नया घर भी बना रहा है। वो ये भी कहता है कि जिसके अपने बच्चे उसकी परवाह नहीं करते, वही पूरे दिन दूसरों के परिवारों में कमी निकालता रहता है। महिला उसकी तेज जुबान के सामने टिक नहीं पाती और वहां से चली जाती है। मिंगजू एरचियांग की तारीफ करते हुए पूछती है कि उसने बहस करना कहाँ से सीखा। जब से वो छियान परिवार में आई है, उसने एरचियांग को किसी से जुबानी लड़ाई हारते नहीं देखा। एरचियांग अपनी तारीफ सुनकर फूल जाता है। वो मिंगजू को सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि ऐसी कला में 3 हिस्सा मेहनत और 7 हिस्सा जन्म का टैलेंट होता है। केवल जोर से चिल्लाने से कोई बहस नहीं जीतता, असली चीज सामने वाले पर बनाया गया दबाव है। वो अभी मिंगजू को ट्रेनिंग दे ही रहा होता है कि सानन्यू आकर उसे रोक देती है। वो कहती है कि मिंगजू अभी छोटी है और एरचियांग उसे हर उल्टी सीधी चीज सिखा रहा है। फिर वो दोनों को घर के काम में हाथ बंटाने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी चेन अपने परिवार के साथ फिर आकर रोना शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है कि छियान परिवार उसे परेशान कर रहा है और उसके पास बुढ़ापे में सहारा देने वाला कोई नहीं है। पैसे लेने के लिए वो खुद को संतानहीन तक बताने लगती है। एरचियांग मिंगजू से कहता है कि अब वो उसे असली प्रदर्शन दिखाएगा। इसके बाद वो बूढ़ी चेन से भी ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसकी माँ उसे मारती है। आधी रात को पहाड़ पर उसके पास खाने को कुछ नहीं होता और उसकी जिंदगी सबसे दुखी है। बूढ़ी चेन और तेज रोती है कि उसका कोई वंश नहीं है और वो बेचारी बूढ़ी औरत है। एरचियांग उससे भी आगे निकलकर कहता है कि उसके पास तो पत्नी तक नहीं है और उसे याद करने वाला भी कोई नहीं, इसलिए असली दुख उसी का है। आसपास इकट्ठा हुए लोग हंसने लगते हैं। कोई बूढ़ी चेन के बेटे से पूछता है कि उसकी माँ खुद को संतानहीन बता रही है, जबकि वो सामने खड़ा है। लोग कहते हैं कि पैसे निकालने के लिए चेन परिवार अपने जीवित बेटों को भी मृत मानने को तैयार है। बूढ़ी चेन के पास जवाब नहीं बचता। वो गुस्से में परिवार को धमकी देकर चली जाती है। मिंगजू एरचियांग का प्रदर्शन देखने के बाद कहती है कि वो ये कला नहीं सीखना चाहती। परिवार में अकेला दूसरा भाई ही ऐसे लोगों के लिए काफी है। बूढ़ी चेन को उसके बेटे घर वापस ले जाते हैं। वो अभी भी गुस्से में कहती है कि अगली बार छियान परिवार से कम 1000 रुपए वसूल करेगी। उसका बेटा डरता है कि छियान परिवार का बड़ा बेटा एक मुक्के में जंगली सुअर मार सकता है। अगर उसने उन पर हाथ उठा दिया तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। वहीं मौजूद चेन जियानगो अपने परिवार को बेकार बताता है। वो कहता है कि उसके बिना घर में कोई भी ढंग का काम नहीं कर सकता। बूढ़ी चेन पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। चेन जियानगो कहता है कि अभी उसे उनके साथ गांव में नहीं रहना। उसके बेटे की शादी कुछ ही दिनों में है और इस दौरान कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो माँ और भाई को सख्त चेतावनी देता है कि वे उसकी तलाश में काउंटी ना आए, मगर उसका भाई फिर भी वादा करता है कि अगली बार वो छियान परिवार से अच्छी रकम लेकर ही लौटेगा। चेन जियानगो उसे इस बार थोड़ा समझदारी से काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ छियान परिवार के नए घर का काम चल रहा होता है। उसी समय चेन शियाओरू उनके लिए खाना लेकर आती है। वो बताती है कि उसकी दादी या माँ ने घर पर खाना बनाकर भेजा है, क्योंकि आज छियान परिवार घर बनाने में बहुत व्यस्त होगा। सान्यू उसे बैठकर चाय पीने के लिए कहती है, लेकिन शियाओरू तुरंत लौटना चाहती है। जैसे ही वो जाने लगती है, दाचियांग सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर झिझक जाते हैं। खाने में तले हुए मीटबॉल्स देखकर परिवार हैरान होता है। उस समय इतना तेल खर्च करके ऐसी चीज बनाना बड़ी बात थी। इससे साफ था कि शियाओरू के परिवार ने उन्हें दिल से खाना भेजा है। मिंगजू बड़े भाई से पूछती है कि क्या उसे शियाओरू पसंद है। सान्यू भी कहती है कि दाचियांग अब शादी की उम्र में है। अगर वो सच में शियाओरू को पसंद करता है तो सही समय देखकर उनके घर रिश्ता लेकर जाना चाहिए। दाचियांग शर्माकर माई को ऐसी बातें बंद करने के लिए कहता है। सान्यू सीधे पूछती है कि वो रिश्ता लेकर जाए या नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद दाचियांग धीरे से हामी भर देता है। शियाओरू के जाने के बाद मिंगजू अपने भाइयों को चेन जियानगो वाला प्लान याद दिलाती है। शादी में अभी 2 दिन बाकी थे, इसलिए वे फैसला करते हैं कि आज रात से ही उसके बारे में पूरे गांव में खबर फैलाई जाए। सांचियांग काम बांट देता है और सभी अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। एरचियांग को ऐसी बातें फैलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो रास्ते में बैठी महिलाओं के पास जाकर ऐसे बात शुरू करता है जैसे उसने बस अभी अभी कोई बड़ी खबर सुनी हो। वो कहता है कि 20 साल पहले मरा हुआ चेन जियानगो असल में जिंदा है। वो काउंटी में
में अच्छा पद लेकर आराम से रह रहा है और उसका बेटा भी शादी करने वाला है। पहले लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, मगर यही खबर अलग अलग जगहों से सुनाई देने लगती है। कोई बताता है कि चेन जियानगुओ ने वर्कशॉप डायरेक्टर की बेटी से शादी की, तो कोई उसकी शहर की आरामदायक जिंदगी की चर्चा करने लगता है। अपना काम पूरा करने के बाद मिंगजू और उसके भाई वापस मिलने लगते हैं। एरचियांग गर्व से कहता है कि उसने अपना काम पूरी तरह पूरा कर दिया। वापसी के समय मिंगजू का संतुलन बिगड़ता है और सांशियांग उसे पकड़ लेता है। वो पूछता है कि मिंगजू ठीक तो है। मिंगजू हामी भरती है, लेकिन उसके मन में एक अलग बात चल रही होती है। दोबारा जन्म लेने के बाद जब भी उसके बड़े भाई उसे छूते थे, तो वो पिछली जिंदगी की वजह से अंदर से असहज हो जाती थी। मगर अभी सांशियांग ने उसे बाहों में पकड़ा और उसे वैसी घबराहट बिल्कुल महसूस नहीं हुई। मिंजू खुद भी नहीं समझ पाती कि सांशियांग के साथ उसे इतनी सुरक्षा क्यों महसूस होती है। चेन परिवार तक भी ये खबर पहुंचती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतने साल पुराना राज अचानक पूरे गांव में कैसे फैल गया। लेकिन शर्मिंदा होने की जगह वे चेन जियानगुओ की सफलता पर घमंड करने लगते हैं। उसका भाई लोगों से कहता है कि जियानगुओ अब काउंटी का बड़ा आदमी है और उसके बेटे की शादी शहर की लड़की से हो रही है। अब उनके चेन परिवार के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अगली सुबह छियान परिवार का नया घर लगभग छत तक तैयार हो चुका होता है। तभी ब्रिगेड लीडर कई लोगों को लेकर वहां पहुंच जाता है। वो कहता है कि आज घर की छत पूरी होने वाली है, इसलिए वो गांव के लोगों को मदद करवाने लाया है। मिंगजू देखती है कि जब दीवारें बन रही थीं, तब इनमें से कोई मदद करने नहीं आया। आज काम लगभग खत्म हो चुका है और दोपहर का भोजन मिलने का समय है। तभी इतने लोग अचानक सेवा करने पहुंच गए। उसे समझ आ जाता है कि वे काम से ज्यादा मुफ्त खाना खाने आए हैं। मिंगजू लीडर से पूछती है कि इतने सारे लोगों के लिए उनके घर का खाना शायद कम पड़ जाएगा। वो विनम्रता से अनुरोध करती है कि ब्रिगेड उनके परिवार को कुछ अनाज एडवांस में दे दे, ताकि सभी को भोजन कराया जा सके। लीडर अनाज एडवांस देने की बात सुनकर पीछे हटने लगता है। वो कहता है कि ये उसके अधिकार का मामला नहीं है और इसके लिए अकाउंटेंट के पास जाकर पूरा प्रोसेस करना होगा। मिंजू तुरंत उसकी बात मान लेती है। वो वहां आए लोगों से कहती है कि आज उचित स्वागत न कर पाने के लिए वो माफ़ी चाहती है। जैसे ही ब्रिगेड से उनका अनाज मंजूर होगा, वे सभी को अच्छा खाना ज़रूर खिलाएंगे। खाना न मिलने की बात सुनते ही साथ आए लोग बहाने बनाने लगते हैं। कोई कहता है कि वो तो लीडर के जोर देने पर आया था, जबकि खेतों में पहले ही बहुत काम पड़ा है। धीरे धीरे सब वहां से चले जाते हैं। ब्रिगेड लीडर भी मजबूरी में जाने लगता है। मिंगजू पीछे से उसे सावधानी से चलने और पत्थरों से न टकराने के लिए कहती है। उसकी मीठी बातों के पीछे छिपा ताना सभी समझ रहे होते हैं। उनके जाते ही सानन्यू मिंगजू की तारीफ करती है। अगर उसने समय पर दिमाग न लगाया होता, तो वे लोग उनके घर का आधा अनाज खा जाते। मिंगजू पूछती है कि क्या लीडर को नाराज करने के लिए माँ उसे दोष नहीं देगी। सानन्यू कहती है कि उनके परिवार का वैसे भी उससे कोई खास रिश्ता नहीं है। जरूरत पड़ी तो उसके तीनों बेटे बाद में दूसरों के घर बनाने में मदद करके आज का काम वापस कर देंगे। मगर मिंगजू जानती थी कि ब्रिगेड लीडर बार बार उनके परिवार को जानबूझकर परेशान करता है। वो सोचने लगती है कि पिछली जिंदगी में यह आदमी किस तरह अपने पद से हटाया गया था। अगर उसे वो बात याद आ जाए, तो इस जन्म में उसके परिवार को इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। आखिर चेन जियानगुओ के बेटे की शादी का दिन आ जाता है। चियान परिवार ने अपना पूरा प्लान पहले ही तैयार कर रखा था। हर व्यक्ति को अलग जिम्मेदारी दी गई थी। एरचियांग कहता है कि वो हंगामा करने और लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी संभालेगा। सभी एक दूसरे को अपना काम याद दिलाकर कहते हैं कि आज उनका सबसे बड़ा हथियार प्यार है, यानी चियान परिवार के साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाना। परिवार के लोग उसके सामने पूरा मामला रखते हैं। वे बताते हैं कि चेन जियानगुओ ने न सिर्फ अपनी मौत का झूठ बोला, बल्कि शादी का वादा करके चियान परिवार से बड़ी रकम और सामान भी लिया था। आज उसी का बेटा शादी कर रहा है। मैनेजर जाओ ये सुनकर नाराज हो जाता है। वो कहता है कि उसकी फैक्ट्री में ऐसा आदमी काम करता रहा और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। वो वादा करता है कि मामले की पूरी जांच करेगा। उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ऐसे पुरुषों से नफरत है जो किसी महिला और उसके परिवार का फायदा उठाकर उन्हें छोड़ देते हैं। उधर चेन जियानगुओ के बेटे की शादी में मेहमान उसे बधाइयां दे रहे होते हैं। सभी उसकी नौकरी और बेटे को मिली सुंदर दुल्हन की तारीफ कर रहे थे। तभी एरचियांग और गाँव के लोग शादी में पहुंच जाते हैं। एरचियांग चेन जियानगुओ को जियानगुओ चाचा कहकर बुलाता है। चेन जियानगुओ उसे पहचानने का नाटक नहीं करता। एरचियांग अपना परिचय चियान परिवार के दूसरे बेटे के रूप में देता है। वो कहता है कि चेन जियानगुओ ने इतने वर्षों तक उन्हें बुरी तरह धोखे में रखा। जब वो जिंदा था तो उसने अपनी मौत की खबर क्यों फैलाई, उसके नाम का अंतिम संस्कार क्यों हुआ और गांव वालों से शोक के पैसे क्यों लिए गए। गांव के लोग भी उसे पहचान लेते हैं। कोई कहता है कि उसकी मौत पर उसने 2 पैसे दिए थे और अब वो अपनी रकम वापस चाहता है।
चेन जियानगुओ घबराकर कहता है कि सभी को गलतफहमी हुई है और उसे अपनी बात समझाने का मौका मिलना चाहिए। मगर चियान परिवार के लोग सबके सामने बताते हैं कि उसने शादी के नाम पर उनसे दहेज लिया और फिर मौत का झूठा नाटक करके भाग गया। उसके बाद उसके परिवार ने वर्षों तक सान्नियों को बदनाम किया और उससे सामान वसूलता रहा। चेन जियानगुओ की मौजूदा पत्नी और उसके रिश्तेदार भी जवाब मांगने लगते हैं। वो बार बार कहता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। तभी मैनेजर जाओ वहाँ पहुँच जाता है। मैनेजर जाओ कहता है कि अगर आरोप झूठे हैं तो चेन जियानगुओ को जांच से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। गांव के लीडर और पुराने रिकॉर्ड से उसकी पहचान आसानी से पक्की की जा सकती है। चेन जियानगुओ समझता है कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। फिर भी वो चियान परिवार को पहचानने से मना करता रहता है। लेकिन पहले से सूचना पाए लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी शादी में पहुंच जाते हैं। वे पूछते हैं कि चेन जियानगुओ कौन है और उसे बताते हैं कि उसके खिलाफ शादी व दहेज के नाम पर फ्रॉड की शिकायत दर्ज हुई है। उसे पूछताछ के लिए उनके साथ चलना होगा। चेन जियानगुओ घबराकर इसे गलतफहमी बताता है। तभी सानन्यू इतने वर्षों में चेन परिवार को दिए गए पैसे और सामान का पूरा हिसाब सामने रख देती है। उसमें 470 रुपए नकद, 800 जिन मांस, 600 जिन मोटा चावल और 4 किलो अंडों तक का हिसाब लिखा था। रकम और सामान साफ साफ दर्ज देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। चेन जियानगुओ कहता है कि ये सब उसकी माँ ने किया होगा और उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। बूढ़ी चेन उसे बचाने की कोशिश में कहती है कि वो महीने में केवल कुछ बार सानन्यू के घर जाती थी, इसलिए इतना सामान हो ही नहीं सकता। उसकी बात पकड़कर मिंगजू और बाकी लोग पूछते हैं कि यानी वो खुद मान रही है कि दशकों से हर महीने चियान परिवार के घर जाकर सामान लेती थी। सानन्यू बताती है कि चेन परिवार इतने वर्षों तक उसे चेन जियानगुओ की मौत का जिम्मेदार बताता रहा। जब भी वो सामान देने से मना करती, बूढ़ी चेन उसके दरवाजे पर बैठकर पूरे दिन रोती और उसे बदनाम करती थी। अपने 3 बच्चों को अकेले पालते हुए सान्यू मजबूरी में उनकी मांगे पूरी करती रही। अधिकारी कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम और इतने वर्षों तक सामान लेना साधारण मामला नहीं है। ये जबरन वसूली के अंदर आता है और चेन परिवार को एक एक चीज वापस करनी होगी। चेन जियानगुओ फिर कहता है कि वो वर्षों से गांव नहीं गया, इसलिए माँ और भाई के कामों की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अधिकारी बताते हैं कि जबरन वसूली के मामले में उसकी भूमिका अलग जांची जाएगी, लेकिन उसके अपने कंडक्ट पर फैक्ट्री फैसला कर सकती है। मैनेजर जाओ वहीं घोषणा करता है कि चेन जियानगुओ ने अपने परिवार की गलत हरकतों को बढ़ावा दिया, पिछली शादी छिपाई और फैक्ट्री की छवि खराब की, इसलिए आज से उसकी नौकरी खत्म की जाती है और भविष्य में उसे दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा। चेन जियानगुओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक ही दिन में उसकी नौकरी, इज्जत और नया परिवार सब खत्म हो जाता है। ऊपर से पुराने कर्ज और सामान लौटाने की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ जाती है। मामला खत्म होने के बाद मैनेजर जाओ चियान परिवार से माफी मांगता है। उसे दुख है कि उसकी फैक्ट्री में इतने सालों से ऐसा आदमी काम करता रहा। फिर उसे पता चलता है कि चेन जियानगुओ ने अपने बेटे के लिए फैक्ट्री में परमानेंट जॉब की व्यवस्था करवाई थी। अब उसके बेटे को वो जगह नहीं दी जा सकती थी। मैनेजर जाओ वो नौकरी चियान परिवार को देने का फैसला करता है। वो कहता है कि उसके अधिकार में वो इतना ही कर सकता है और इसे परिवार के साथ हुए अन्याय के बदले एक छोटी सी भरपाई समझा जाए। सानन्यू और परिवार पहले केवल दहेज और छीना गया सामान वापस लेने आए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें इसके साथ परमानेंट फैक्ट्री जॉब मिल जाएगी। ये उनके लिए बहुत बड़ा फायदा था। इसके बाद सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। सानन्यू वापस मिली रकम और सामान का हिसाब गिनती है। बच्चे हैरान होते हैं कि बूढ़ी चेन ने इतने वर्षों में उनके घर से कितना कुछ लिया था। सानन्यू बताती है कि उसने हर बार का रिकॉर्ड संभाल कर रखा था। उसे लगता था कि शायद किसी दिन ये हिसाब काम आएगा और आज वही हुआ। बच्चे मानते हैं कि दूर की प्लानिंग करने में उनकी माँ किसी से कम नहीं है। अब सवाल उठता है कि फैक्ट्री की नौकरी कौन करेगा। सानन्यू अपने बेटों से पूछती है। एरछियांग तुरंत मना कर देता है। उसे रोज समय पर फैक्ट्री पहुंचकर एक ही काम करना पसंद नहीं। उसके लिए पहाड़ों पर शिकार करना ज़्यादा आरामदायक है। सांचियांग को भी फैक्ट्री का बैंधा हुआ काम पसंद नहीं था। आखिर परिवार फैसला करता है कि नौकरी दाचियांग को दी जाएगी। उसकी शादी शियाओरू से तय होने वाली थी और परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा उसके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। माँ के मुंह से शादी की बात सुनकर एरछियांग और मिंगजू बड़े भाई को छेड़ने लगते हैं। वे पूछते हैं कि वो किसके घर रिश्ता लेकर जा रहा है। सानन्यू बताती है कि लड़की पड़ोस की चेन शियाओरू है। दाचियांग शर्माकर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जितना वो इनकार करता है परिवार उतना ही उसका मजाक बनाता है। आखिर वो रेस्टरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। रेस्टोरेंट में सभी खाना आने का इंतजार कर रहे होते हैं। मिंगजू भी थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही कोई उसे पकड़कर दूसरी जगह ले जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सामने फैंग शियानजिन होता है। वो मिंगजू को देखकर कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया।
मिंगजू उसे देखकर घबरा जाती है। वो समझ नहीं पाती कि इस जन्म में भी फैंग शियानजिन उसके सामने कैसे आ गया, जबकि उसने फैंग परिवार से हर रिश्ता तोड़ दिया था। वो उससे पूछती है कि वो कौन है और बिना किसी कारण उसका अपहरण क्यों किया। फैंग शियानजिन नाराज होकर पूछता है कि मिंगजू उसे पहचानती क्यों नहीं। वो कहता है कि 1 साल पहले उसने मिंगजू को पहली बार देखा था और तब से पूरे 1 वर्ष तक उसे याद रखा। फिर मिंगजू उसे पहचानने से कैसे इनकार कर सकती है। वो ये भी पूछता है कि परिवार के बंटवारे के समय झेंजू की जगह मिंगजू फैंग परिवार क्यों नहीं आई। मिंगजू खुद हैरान होती है। 1 साल पहले वो फैंग शियानजिन से कहाँ मिली थी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। पिछली जिंदगी की तरह इस जन्म में भी उसका पागलपन देखकर वो उसे विकृत आदमी कहती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उधर रेस्टोरेंट में परिवार को एहसास होता है कि मिंगजू काफी देर से वापस नहीं आई। सान्यू तुरंत सांशियांग को उसे देखने भेजती है। कुछ ही देर में पता चलता है कि मिंगजू रेस्टरूम से गायब है। पूरा परिवार अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर मिंगजू किसी तरह फैंग शियानजिन की पकड़ से छूटकर भाग जाती है। वो मन में कहती है कि ऐसे मौके पर न भागने वाला ही मूर्ख होगा। फैंग शियानजिन को उसके भागने की खबर मिलती है, मगर वो नाराज होने के बजाय मिंगजू की तारीफ करता है कि जिस लड़की को उसने पहली नजर में पसंद किया था वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। फिर वो अपने लोगों को हर हालत में उसका पीछा करने का आदेश देता है। भागती हुई मिंगजू आखिरकार सांशियांग से मिल जाती है। उसे देखते ही वो राहत महसूस करती है। सांशियांग उससे माफ़ी मांगता है कि वो समय पर उसकी रक्षा नहीं कर पाया। मिंगजू कहती है कि तीसरे भाई की कोई गलती नहीं है, वो सच में बहुत डर गई थी। लेकिन अच्छी बात है कि सांशियांग उसे खोजते हुए आ गया। वो उसे भरोसा दिलाती है कि इस बार उसे कोई चोट नहीं लगी। सांशियांग उससे पूछता है कि क्या वो उस आदमी को पहले से जानती है। उसके व्यवहार से साफ था कि उसने पहले भी मिंगजू को काफ़ी तकलीफ दी है। मिंगजू सोचती है कि क्या उसे अपनी पिछली जिंदगी की सच्चाई सांशियांग को बता देनी चाहिए। उसे विश्वास है कि सांशियांग उसकी रक्षा करेगा, मगर डर है कि वो उसे पागल न समझ ले। आखिर मिंगजू केवल इतना बताती है कि वो फैंग परिवार का दूसरा बेटा फैंग शियानजिन है, वही फैंग परिवार जिसमें उसकी माँ ने शादी की है। वह सांशियांग से अनुरोध करती है कि फिलहाल इस घटना के बारे में माँ और पिता को पूरी सच्चाई न बताए। फैंग परिवार की ताकत काफी बड़ी है। अगर माता पिता को सब पता चला तो वे डरेंगे जरूर, मगर उस परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। सांशियांग उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। मिंगजू से मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे और सफाई देने से रोक देता है और घर चलने के लिए कहता है। घर पहुंचते ही सान्यू और होंग्युआन अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। वे उसे सुरक्षित देखकर राहत महसूस करते हैं, मगर उसके डर और हालत से समझ जाते हैं कि मामला साधारण नहीं था। उधर फैंग परिवार में झेंजू को साफ बताया जाने लगता है कि उसे वहाँ किस काम के लिए लाया गया है। परिवार उससे से ज्यादा बच्चे पैदा करवाना चाहता था। झेंजू कहती है कि वो उनकी बात मान सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है। दुश्योमे उसे डांटती है कि फैंग परिवार उसे खाना, कपड़े और रहने की जगह दे रहा है, बदले में केवल बच्चे पैदा करने को कह रहा है। फिर वो कैसी शर्त रख सकती है? झेंजू कहती है कि वो सिर्फ फैंग शियानजिन से शादी करेगी। अगर उसे फैंग शियानजिन मिल जाए तो परिवार जो कहेगा वो सब करेगी, मगर शादी के बिना वो किसी की बात नहीं मानेगी। दूशियों में उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन झेंजू अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि केवल फैंग शियानजिन ही अब तक उसके पास नहीं आया है और उसे उसी से शादी करनी है। वो चाकू उठाकर धमकी देती है कि अगर उसकी शादी फैंग शियानजिन से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। परिवार के लोग उसे शांत रहने और चाकू नीचे रखने के लिए कहते हैं। शिवमई वादा करती है कि वो तुरंत फैंग लॉन्गफे से उसकी शादी के बारे में बात करेगी। झेंजू सोचती है कि शादी करनी पड़े या बच्चे पैदा करने पड़े, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो इस अमीर घर में रह सकती है और फैंग परिवार की सदस्य बनी रहती है, वो सब कुछ सहने के लिए तैयार है। इधर चियान परिवार का नया घर आखिरकार बनकर तैयार हो जाता है। सानन्यू खुशी से सभी बच्चों को उनके कमरे दिखाती है। सबसे बाहर वाला कमरा दाचियांग को दिया जाता है, ताकि शादी के बाद उसे और शियाओरू को सुविधा रहे। दाचियांग कहता है कि अभी शादी में समय है, मगर परिवार उसे छेड़ता है कि वो अंदर ही अंदर शियाओरू को जल्दी घर लाना चाहता है। सानन्यू एरचियांग और सांचियांग से भी अपने भविष्य के बारे में सोचने को कहती है। इसके बाद वो मिंगजू को दक्षिण की तरफ खुलने वाला कमरा दिखाती है। बड़े साफ और सुंदर कमरे को देखकर मिंगजू बेहद खुश होती है। वो माए को धन्यवाद देती है। सानन्यू कहती है कि उसने पहले कभी बेटी नहीं पाली, इसलिए उसने दूसरे परिवारों की लड़कियों के कमरे देखकर वैसे ही मिंगजू का कमरा तैयार करवाया है। वो पूछती है कि कमरे में कुछ कम तो नहीं है। जो भी चीज़ चाहिए होगी उसके तीनों भाई उसे खरीद कर लाएंगे। एरचियांग तुरंत कहता है कि कमरे में ड्रेसिंग टेबल नहीं है। वो
वो पहाड़ से अच्छी लकड़ी काट कर लाएगा और मिंगजू के लिए मजबूत ड्रेसिंग टेबल बनाएगा। दाचियांग कहता है कि वो भी मदद करेगा और गांव के अच्छे कारपेंटर से सुंदर फर्नीचर बनवाएगा। मिंगजू सांचियांग को धन्यवाद कहती है तो बाकी दोनों भाई नाराज हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि मेहनत सभी कर रहे हैं, फिर वो हर बार सिर्फ तीसरे भाई को धन्यवाद क्यों देती है। बच्चों को खुश देखकर सान्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। होंगयुआन पूछते हैं कि इतने अच्छे समय पर वो क्यों रो रही है। सान्यू खुद को मिंगजू के अपहरण के लिए जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि अगर वो पैसे और चेन परिवार के मामले में काउंटी न गई होती तो मिंगजू को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। सांचियांग उसे दोष न देने के लिए कहता है। जिस पुलिस स्टेशन के इलाके में मिंगजू को पकड़ा गया था वहाँ पूरी जानकारी दे दी गई है। अपराधी अभी नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने उसका चेहरा, कद और बाकी पहचान ठीक से लिख ली है। देर सवेर उसे पकड़ लिया जाएगा। परिवार मिंगजू को भी समझाता है कि वो बचपन से बातों को लंबे समय तक मन में नहीं रखती। शायद 10-15 दिनों में वो इस डर को भूल जाएगी। मगर सांचियांग जानता है कि इस घटना के पीछे सिर्फ साधारण अपहरण नहीं, बल्कि फैंग परिवार का बड़ा खतरा छिपा हुआ है। राजधानी में वो तिंगशेन अपने दादाजी के पास बैठा चिंतित होता है। उसने डॉक्टर के कहने पर उन्हें मिंगजू से खरीदा हुआ गिनसेंग दिया था। काफी समय बीतने के बावजूद ओल्ड मास्टर हुओ की हालत में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। हुओ तिंगशेन डॉक्टर से पूछता है कि उसने तो दवा देने के बाद दादाजी के जागने की बात कही थी, फिर अभी तक कोई असर क्यों नहीं हुआ। हुओ तिंगशेन याद करने की कोशिश करता है कि मिंगजू और सांचियांग ने बताया था वो गिनसेंग किसी पहाड़ी गांव से मिला था। डॉक्टर उसे जल्दबाजी न करने के लिए कहता है। किसी भी दवा को शरीर में घुलकर असर करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तभी ओल्ड मास्टर हुओ की हालत अचानक बदलती है और वो खून की उल्टी कर देते हैं। हुओ तिंगशेन घबराकर डॉक्टर को बुलाता है, मगर डॉक्टर जांच करने के बाद कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये खून निकलना उनके शरीर के लिए अच्छा संकेत है। कुछ देर बाद ओल्ड मास्टर हुआ कहते हैं कि उनकी छाती पहले से काफी हल्की लग रही है और शरीर में ताकत लौट रही है। डॉक्टर भी हैरान होता है कि गिनसेंग का असर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा निकला। ओल्ड मास्टर हुओ की पुरानी चोटें भी काफी हद तक ठीक होने लगी थीं। वो तिंगशेन को यकीन हो जाता है कि मिंगजू और सांचियांग ने उससे झूठ नहीं कहा था। उन्होंने सच में जंगली और 100 साल पुराना गिनसेंग बेचा था। वो तुरंत उनके बचे हुए पैसे भेजने की बात करता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें तय रकम से दुगना पैसा भेजना चाहिए। ओल्ड मास्टर हुओ उसे 3 गुना रकम देने का आदेश देते हैं। डॉक्टर समझाता है कि केवल दवा से ओल्ड मास्टर हुओ की सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी। अगर संभव हो तो उन्हें साफ पानी, पहाड़ और शांत वातावरण वाली जगह पर रहकर धीरे धीरे आराम करना चाहिए। वो सुझाव देता है कि जिस पहाड़ी इलाके में ये गिनसेंग मिला था वही जगह उनके लिए अच्छी हो सकती है। ओल्ड मास्टर हुओ भी मानते हैं कि बढ़ती उम्र में किसी शांत जगह रहना सही होगा। हुओ तिंगशेन याद करने की कोशिश करता है कि मिंगजू और सांचियांग ने किस पहाड़ी गांव का नाम लिया था। इसी जानकारी के जरिए वो परिवार का रास्ता अब छियान परिवार की तरफ मुड़ने वाला था। छियान सानन्यू एक शुभ दिन चुनकर दाचियांग का रिश्ता लेकर शियाओरू के घर पहुंचती है। वो अपने साथ उपहार भी लाई होती है। शियाओरू की माँ या परिवार की बड़ी महिला उनका खुशी से स्वागत करती है। सानन्यू सीधे कहती है कि उसका दाचियांग जल्द ही शहर की मशीनरी फैक्ट्री में परमानेंट जॉब शुरू करने वाला है। वहाँ जाने से पहले वो दोनों बच्चों की शादी पक्की करना चाहती है। वो दिल से कहती है कि उसे शियाओरू बहुत पसंद है। अगर शियाओरू उसके घर की बहू बनी तो छियान परिवार उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देगा। शियाओरू का परिवार सानन्यू के स्वभाव पर भरोसा करता है। उन्हें ये भी खुशी है कि दाचियांग के पास अब पक्की नौकरी है। उनके लिए बेटी को एक ईमानदार और जिम्मेदार लड़का मिलना किसी अच्छे भाग्य से कम नहीं था। दाचियांग भी सबके सामने वादा करता है कि अपनी पूरी सैलरी शियाओरू को देगा और घर में उसकी बात सुनेगा। शियाओरू शर्माकर उसे सिर्फ बातें बनाने से रोकती है, मगर उसकी खुशी छिपती नहीं। दोनों परिवारों की बातचीत के बाद रिश्ता तय हो जाता है। ब्राइड प्राइस 666 रखा जाता है और इसके अलावा 3 बड़ी जरूरी चीजें देने पर सहमति बनती है। शादी इसी महीने की 18 तारीख को करने का फैसला होता है। तारीख बहुत पास थी, मगर फैक्ट्री की तरफ से दाचियांग को जल्दी काम पर बुलाया जा रहा था, इसलिए परिवार चाहता था कि शादी जल्दी पूरी हो जाए और वो शियाओरू को साथ लेकर सिटी चला जाए। सांचियांग दाचियांग से कहता है कि सिटी में किसी मदद की ज़रूरत हो तो गोशैंग के पास चले जाना। फिर वो उसे सावधान करता है कि शहर में लोग और नज़रें बहुत होती हैं। उसे अपने सामान, दरवाजों और खिड़कियों का खास ध्यान रखना होगा। परिवार के लोग उसे ऐसे शुभ मौके पर डरावनी बातें करने से रोकते हैं, मगर मिंगजू कहती है कि तीसरा भाई गलत नहीं है। उसके साथ जो हुआ उसके बाद दाचियांग और शियाओरू को सिटी में सावधान रहना ही चाहिए। मिंगजू ऊपर से सामान्य रहने की कोशिश करती है, मगर उसके मन में फैंग परिवार का डर अभी भी मौजूद था। जब तक वो परिवार पूरी तरह खत्म नहीं होता, उसे लगता है कि न उसे शांति मिलेगी और न उसके प्रिय लोग सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही उसे सांचियांग के असली
परिवार की चिंता भी होती है। पिछली ज़िंदगी में उसे याद नहीं कि सांशियांग के रिश्तेदार उसे कब खोजने आए थे। उसे सिर्फ इतना पता था कि उनकी ताकत ही फैंग परिवार से लड़ने में उसकी सबसे बड़ी मदद बन सकती है। मिंजू की बदली हुई हालत देखकर पिता पूछते हैं कि कहीं उनसे कोई गलत बात तो नहीं हो गई। परिवार मानता है कि वो अभी छोटी है और किडनैपिंग की वजह से सच में डर गई है। सांशियांग कहता है कि शायद वो पिछली रात ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए उसे कमरे में जाकर आराम करने देना चाहिए। सोते समय मिंजू फिर फैंग शियांजिन की बातें सुनती हैं। वो पूछ रहा होता है कि उसके परिवार में मिंजू की जगह झेंझू क्यों आई। घबराकर आंख खुलने के बाद मिंजू बाहर आती है। तभी वो सांशियांग को एक लड़की के साथ देखती है। वो लड़की वो परिवार से जुड़ी हुई हे झिवेई होती है। दोनों को साथ देखकर मिंजू को अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आती हैं। तब भी सांशियांग और हे झिवेई काफी करीब थे। मिंजू सोचती है कि शायद आखिर में दोनों की शादी हो गई होगी। वो खुद को समझाती है कि सांशियांग चाहे जिससे शादी करे, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तो सिर्फ उसके असली परिवार की ताकत चाहती थी, ताकि फैंग परिवार से बच सके और पिछली जिंदगी का डर खत्म कर सके। लेकिन खुद को इतनी बातें समझाने के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता। वो गुस्से में कहती है कि सांशियांग किसी से भी शादी करे, पर सपनों में आकर उसकी नींद खराब करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। पिता उसे लहसुन छीलने का काम देते हैं, लेकिन मिंजू पूरे दिन खोई रहती है। वो चुपचाप बैठी रहती है और सांशियांग से एक शब्द तक नहीं बोलती। घर के लोग पूछते हैं कि क्या सांशियांग ने उसे नाराज कर दिया है। सांशियांग खुद भी वजह नहीं समझ पाता और उसके पीछे बाहर चला जाता है। अकेली बैठी मिंजू फिर खुद से कहती है कि उसे केवल सांशियांग के असली परिवार की मदद चाहिए। वो चाहता है कि परिवार उसे फैंग परिवार से बचाए और उसकी पिछली जिंदगी का डर मिटा दे। सांशियांग की शादी से उसका कोई संबंध नहीं है। तभी सांशियांग अचानक पीछे से उसे घर चलकर खाना खाने के लिए बुलाता है। मिंजू डरकर उसे नाम से पुकारते हुए कहती है कि उसने अचानक आकर उसे डरा दिया। सांशियांग मजाक करता है कि अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो बड़े भाई को सीधे नाम से बुलाने लगी है। मिंजू कहती है कि अगर वो उसे रोकने की कोशिश करेगा तो आगे भी नाम से ही बुलाएगी। सांशियांग उसे घर चलने के लिए कहता है। मिंजू बड़े भाई की शादी का जिक्र करके कहती है कि घर में सभी उसी की तैयारी में व्यस्त हैं। जब सांशियांग की शादी होगी तब वे उससे भी ज्यादा शानदार तैयारी करेंगे। सांशियांग उसकी बात पकड़कर पूछता है कि क्या वो सच में चाहती है कि उसकी शादी हो जाए। वो कहता है कि अगर मिंजू को इतनी जल्दी है तो वो अभी सिटी जाकर ब्लाइंड डेट कर लेता है। ये सुनते ही मिंजू तुरंत पूछती है कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाने की अनुमति किसने दी, फिर खुद ही नाराज होकर वहां से चली जाती है। सांशियांग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तो सिर्फ मिंजू को मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बातों के बाद वो पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गई। मिंजू को पहले से ज्यादा नाराज करके सांशियांग चुपचाप अपनी होने वाली भाभी शियाओरू के पास पहुंचता है। शियाओरू उसे इतनी रात में खड़ा देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सांशियांग कहता है कि उसे एक जरूरी बात पूछनी है। शियाओरू हैरान होती है क्योंकि आमतौर पर शांत रहने वाला सांशियांग किसी से ऐसी सलाह नहीं मांगता। वो उसे बिना झिझक अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कहती है। सांशियांग पूछता है कि अगर किसी लड़की को गुस्सा दिला दिया जाए तो उसे मनाने का सही तरीका क्या है। शियाओरू तुरंत कहती है कि उसे जल्दी से उस लड़की को मना लेना चाहिए। छोटी उम्र की लड़कियां अक्सर जल्दी नाराज हो जाती हैं और अगर समय रहते उन्हें न मनाया जाए तो उनका गुस्सा बढ़ सकता है। सांशियांग पूछता है कि आखिर लड़की को मनाया कैसे जाए। शियाओरू खुद भी इसका पक्का जवाब नहीं जानती, लेकिन वो बताती है कि लड़कियों को फूल, पौधे और छोटे जानवर पसंद आते हैं। अगर ये सब न मिले तो कम्यून जाकर उसके लिए फेस क्रीम की एक बॉटल खरीदी जा सकती है। इनमें से कोई चीज़ देकर उसे ज़रूर मनाया जा सकता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए कम्यून जाकर फेस क्रीम लाना संभव नहीं था। सांशियांग कुछ सोचकर शियाओरू को धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिंजू काफ़ी देर तक सोती रहती है। शाम होने पर परिवार के लोग उसे जगाते हैं और बताते हैं कि पिता ने उसके लिए किचन में खाना रख छोड़ा है। कमरे से बाहर आते ही मिंजू की नज़र एक जिंदा खरगोश पर पड़ती है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये बहुत प्यारा है। परिवार उसे बताता है कि सांशियांग ये खरगोश खास तौर पर पहाड़ से पकड़ कर लाया है। वे लोग जब शिकार पर जाते हैं तो आमतौर पर मरे हुए खरगोश ही घर आते हैं। इतने स्वस्थ और जिंदा खरगोश को बिना चोट पहुंचाए पकड़ना आसान नहीं था। मिंजू सांशियांग का नाम लेकर सोचने लगती है कि उसने अचानक ये खरगोश क्यों पकड़ा। तभी परिवार में कोई कहता है कि उसने जरूर किसी जवान लड़की को खुश करने के लिए ऐसा किया होगा, मगर उनके आसपास तो हे झिवेई के अलावा कोई जवान लड़की नहीं है। मिंजू तुरंत मान लेती है कि सांशियांग ने ये खरगोश हे झिवेई के लिए पकड़ा है। उसे लगता है कि इसी तरह पिछली जिंदगी में दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई होगी। वो बार बार पूछती है कि हे झिवेई आखिर कैसी लड़की है। जवाब मिलता है कि वो दयालु, समझदार, शांत और सुंदर है।
यानी उसमें हर अच्छी बात मौजूद है। ये सुनते ही मिंजू का गुस्सा फिर बढ़ जाता है। वो सांशियांग को मन ही मन बुरा भला कहती है। उसे लगता है कि एक तरफ वो किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है और दूसरी तरफ उसके इतना करीब आने की कोशिश करता है। मिंजू गुस्से में खरगोश को वहाँ से हटाने लगती है। परिवार उसे रोक कर कहता है कि सांशियांग बड़ी मेहनत से इसे पकड़ कर लाया है, मगर वो जवाब देती है कि जिसके लिए पकड़ा है उसी के पास भेज दो। उसे न सांशियांग की चीज चाहिए और न उसके पसंद किए व्यक्ति से कोई मतलब है। सांशियांग पहाड़ से कुछ जड़ी बूटी लेकर लौटता है। परिवार पूछता है कि इस बार वो क्या लेकर आया है। सांशियांग बताता है कि ये 5 फिंगर पीच नाम की जड़ी बूटी है। मिंजू को माहवारी के दिनों में पेट दर्द होता है। इसे चिकन के साथ पकाकर सूप बनाया जाए तो उसके शरीर में खून और ताकत की कमी पूरी हो सकती है। परिवार के लोग उसकी इतनी बारीकी से देखभाल करने की तारीफ करते हैं। फिर सांशियांग पूछता है कि मिंजू कहाँ है। उसे बताया जाता है कि वो सोने चली गई है। सांशियांग साफ कहता है कि अगर मिंजू को पसंद है तो खरगोश उसी के पास रहेगा, लेकिन मिंजू उस समय तक ये मान चुकी थी कि वो किसी और के लिए लाया गया है। मिंजू उसे देखकर घबरा जाती है। सांशियांग उसके हाथ से गद्दी लेकर कहता है कि इस हालत में उसे ठंडा पानी नहीं छूना चाहिए, वो खुद उसे धो देगा। मिंजू समझाना चाहती है कि यह वही गद्दी है जिस पर वो दोपहर में बैठी थी, लेकिन शर्म के कारण ठीक से बोल नहीं पाती। सांशियांग बिना कोई सवाल किए कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मिंजू को वापस कमरे में जाकर जल्दी सोने के लिए कहता है। मिंजू शर्म और नाराजगी के बीच वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में जाकर वो सांशियांग को बेहद परेशान करने वाला आदमी कहती है। अगली सुबह मिंजू माए से पूछती है कि आज खाने में क्या है। सानन्यू बताती है कि उसे पता था इन दिनों मिंजू के पेट में दर्द होता है, इसलिए मेज पर चिकन सूप रखा है। सांशियांग सुबह सुबह चिकन पकड़ कर लाया और खास तौर पर उसके शरीर के लिए सूप बनाने को कहा, लेकिन गलत फहमी में डूबी मिंजू कहती है कि उसे सांशियांग के दिखावे की कोई परवाह नहीं है। सानन्यू बताती है कि घर में इस्तेमाल होने वाला घोल खत्म हो गया है और वो पड़ोस से लेने जा रही है। वो मिंजू को घर की देखभाल करने के लिए कहकर निकल जाती है। मिंजू घर में अकेली बैठी होती है कि बाहर से कोई आवाज लगाता है। दरवाजा खोलने पर उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। मिंजू पूछती है कि वह कौन है और छियान परिवार के घर क्यों आई है। लड़की उल्टा कहती है कि वह किसी के घर आकर अपना परिचय दिए बिना उससे सवाल कर रही है। फिर वह अपना नाम हे जिवेई बताती है और मिंजू का नाम पूछती है। नाम सुनते ही मिंजू से पहचान जाती है। पिछली जिंदगी में यही हे जिवेई सांशियांग के बहुत करीब थी और शायद बाद में उसी से शादी भी हुई थी। मिंजू से ध्यान से देखकर सोचती है कि वो सच में बहुत खूबसूरत है, इसलिए सांशियांग का उसे पसंद करना कोई हैरानी की बात नहीं। हे जिवेई भी मिंजू को पहचान लेती है। उसने अपनी होने वाली भाभी से सुना था कि हाल ही में छियान परिवार में एक बहुत सुंदर छोटी बहन रहने आई है। वो पूछती है कि क्या मिंजू वही शेन मिंजू है। मिंजू हामी भरती है, लेकिन उसे अंदर बैठने के लिए नहीं कहती। हे जिवेई खुद ही घर में चली आती है और पूछती है कि क्या मिंजू उसे बैठने तक नहीं कहेगी। मिंजू जवाब देती है कि वो बिना पूछे पहले ही अंदर आ चुकी है। हे जिवेई उसकी नाराजगी देखकर समझ जाती है कि छोटी लड़की के मन में कुछ और चल रहा है। वो जानबूझकर पूछती है कि सांशियांग घर पर है या नहीं। मिंजू तुरंत कहती है कि वो घर पर नहीं है। हे जिवेई फिर उसके बारे में सवाल करने लगती है कि वो घर में आमतौर पर क्या करता है और उसे क्या पसंद है। मिंजू चिढ़कर कहती है कि अगर उसे सांशियांग की बातें जाननी हैं तो खुद उसी से पूछे। हे जिवेई मुस्कुराकर कहती है कि उसके पास पूछने के लिए और कोई नहीं था। फिर वो मानती है कि वो मुख्य रूप से तीसरे भाई के बारे में ही जानना चाहती थी। तभी एर्चियांग वहाँ आ जाता है। मिंजू सीधे पूछती है कि हे जिवेई उसके कितने भाइयों को पसंद करती है। हे जिवेई बात टालकर कहती है कि वो केवल कुछ सवाल करने आई थी। फिर जाते समय मिंजू से कहती है कि सांशियांग लौटे तो उसे बता देना कि हे जिवेई उससे मिलने आई थी। उसके जाने के बाद मिंजू गुस्से में कहती है कि दोनों एक जैसे परेशान करने वाले हैं। वो खरगोश को खाना देते हुए शिकायत करती है कि सांशियांग किसी और लड़की को पसंद करता है, लेकिन उसके खरगोश की देखभाल भी मिंजू को करनी पड़ रही है। कुछ समय बाद मिंजू हे जिवेई के साथ पहाड़ की तरफ चली जाती है। वहाँ अचानक उनके सामने एक जंगली सुअर आ जाता है। सिचुएशन खतरनाक हो जाती है और मिंजू घायल भी हो जाती है। सांशियांग को जब पता चलता है कि मिंजू उसके बिना अकेले पहाड़ पर चली गई थी तो वो बेहद नाराज होता है। मिंजू उससे शिकायत करती है कि वो पहले ही उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था और अब लौटते ही उसे डांट रहा है। दोनों लड़कियां किसी तरह जंगली सुअर को लेकर घर पहुंच जाती हैं। मिंजू के कपड़े और शरीर पर चोट के निशान देखकर परिवार घबरा जाता है। सानन्यू पूछती है कि उसे इतनी चोट कैसे लगी और किसने उसे परेशान किया। मिंजू माई को ज्यादा चिंता नहीं देना चाहती, इसलिए कहती है कि पहाड़ पर जंगली सुअर देखकर डर गई थी और केवल थोड़ी सी खरोंच लगी है। परिवार की नजर आंगन में पड़े बड़े सुअर पर जाती है। सभी हैरान होते हैं।
कि इतनी बड़ी चीज घर तक कैसे लाई गई। मिंगजू कहती है कि उसने और जिवेई ने मिलकर उसे खींचा है। परिवार को विश्वास नहीं होता कि दो लड़कियां इतना भारी सुअर खींचकर ला सकती हैं। फिर भी सभी पहले मिंगजू की चोट की चिंता करते हैं। पिता उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, मगर वह कहती है कि मामूली खरोंच है और वह पूरी तरह ठीक है। सान्यू दाचियांग को बुलाकर पानी गर्म करने और सुअर काटने की तैयारी करने को कहती है। पिता खुश होकर बताते हैं कि आज रात सभी पोर्क स्ट्यू खाएंगे और चूल्हा जलाने चले जाते हैं। सांशियांग मिंगजू को आदेश देता है कि आंगन में सुअर काटा जाएगा, इसलिए वो बाहर न निकले। अगर कमरे में उसका मन न लगे तो वो खरगोश अंदर लाकर उसके साथ खेल सकती है। मिंगजू फिर नाराज़ होकर कहती है कि उसे किसी और को दिया हुआ खरगोश नहीं चाहिए। सांशियांग पूछता है कि किसने कहा, खरगोश किसी और का है। मिंगजू बताती है कि एर्शियांग ने कहा था ये हे जिवेई के लिए पकड़ा गया है। ऊपर से जिवेई खुद भी कह गई कि वो सांशियांग से मिलने का इंतजार करेगी। सांशियांग आखिरकार गलतफहमी साफ करता है। वो बताता है कि हे जिवेई ने शहर में उसके असली माता पिता से जुड़ी जानकारी मिलने की बात कहकर उससे संपर्क किया था। इसके अलावा उन दोनों के बीच कोई खास संबंध नहीं है। वो मिंगजू से पूछता है कि क्या उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं है। मिंगजू तुरंत अपनी खुशी जाहिर नहीं करती। वो केवल कहती है कि अगर खरगोश हे जिवेई के लिए नहीं है तो ठीक है। सांशियांग उल्टा पूछता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। मिंगजू कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ और बात टाल देती है। थोड़ी देर बाद परिवार पोर्क के अलग अलग हिस्से बांटता है। एक प्लेट हे जिवेई के घर भेजने का फैसला होता है क्योंकि उसके परिवार में लोग ज्यादा हैं। एर्चियांग खुद वहां मीट पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। हे जिवेई के घर पहुंचकर एर्चियांग ग्रैंडमा हे को मांस देता है। परिवार उसका धन्यवाद करके उसे पानी पीने के लिए अंदर बैठाता है। एर्चियांग और हे जिवेई के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होने लगती है। पानी लेते हुए उनका हाथ छू जाता है। एर्चियांग अपने खुरदरे और छाले पड़े हाथों को देखकर डरता है कि कहीं उसने जिवेई को खरोंच न दिया हो। जिवेई उसका मजाक बनाती है और पूछती है कि क्या उनके घर का पानी स्वादिष्ट है। एर्चियांग उसकी बातों में खोकर कहता है कि हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। जिवेई उसे मूर्ख कहकर हंस देती है। वापस आने पर परिवार एर्चियांग के चेहरे या लगी चोट के बारे में पूछता है। वो खुश होकर कहता है कि थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन जिवेई ने खुद उसके लिए दवा लगाई। उसके चेहरे से साफ था कि उसे चोट से ज्यादा जिवेई की देखभाल की खुशी है। दूसरी तरफ भाई आंगन में देर रात तक भारी चीजें उठाकर ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि अगर मिंगजू अकेले सुअर मार सकती है तो भाइयों को उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, वरना वे भविष्य में उसकी रक्षा कैसे करेंगे। लेकिन जब कोई फिर कहता है कि सुअर मिंगजू और हे जिवेई मिलकर लाई थी, तो एर्चियांग तुरंत जिवेई का पक्ष लेकर कहता है कि उसके नाजुक हाथ इतने भारी सुअर को कैसे खींच सकते हैं। उसकी बातों से सभी समझ जाते हैं कि वह जिवेई को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो चुका है। दाचियांग की शादी का दिन पास आ जाता है। मिंगजू कमरे में अपने कपड़े देखकर सोचती है कि बड़े भाई की शादी में कौन सा पहनना चाहिए। तभी है जिवेई उसके पास पहुंच जाती है। मिंगजू पूछती है कि आज बड़े भाई की शादी है, फिर वह अपने घर या शादी की तैयारियों में रहने के बजाय यहाँ क्यों आई है। हे जिवेई कहती है कि उसने सुना है उसका खरगोश मिंगजू के पास है। मिंगजू तुरंत पूछती है कि खरगोश उसका कब से हो गया। हे जिवेई मजाक में कहती है कि अगर खरगोश उसका नहीं है तो किसका है। आखिर उसे सांशियांग ने अपने हाथों से पकड़ा था। मिंगजू पूरे अधिकार से कहती है कि खरगोश उसके घर में है, इसलिए वो उसी का है। हे जिवेई मुस्कुराकर पूछती है कि फिर क्या सांशियांग भी उसके घर में रहता है, इसलिए वो भी मिंगजू का हुआ। यह सुनकर मिंगजू झेप जाती है। हे जिवेई सांशियांग की लंबाई और चेहरे की तारीफ करने लगती है, फिर पूछती है कि वो घर में आमतौर पर क्या करना पसंद करता है। मिंगजू जानबूझकर कहती है कि सांशियांग को गोबर उठाना और सुअर काटना बहुत पसंद है। उसे उम्मीद होती है कि यह सुनकर हे जिवेई पीछे हट जाएगी, लेकिन हे जिवेई कहती है कि सुअर काटने में वो पानी गर्म करके मदद कर सकती है। गोबर उठाने में भी क्या प्रॉब्लम है, काम के बाद हाथ साफ कर लिए जाएं तो सब ठीक है। इसके बाद वो सांशियांग के कम बोलने का मजाक बनाने लगती है। वो पूछती है कि क्या सांशियांग ठीक से बोल भी सकता है और क्या उसे अपना नाम लिखना आता है। मिंगजू तुरंत उसका बचाव करती है। वह कहती है कि उसका तीसरा भाई बोलना भी जानता है और बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। हे जिवेई उसे नाराज देखकर हंसने लगती है। वह कहती है कि छोटी मिंगजू गुस्सा हो गई, इसीलिए वह किसी और दिन मिलने आएगी। उसके जाने के बाद मिंगजू मन ही मन कहती है कि उसका तीसरा भाई इतना अच्छा है, फिर कोई उसे छोटा या अयोग्य कैसे बता सकता है। वह यह समझ ही नहीं पाती कि कुछ पल पहले वही हे जिवेई के सामने सांशियांग की बुराइयां गिना रही।
उधर फैंग शियांजिन के आदमी कई दिनों तक काओशांतुन के आसपास निगरानी करने के बाद उसके पास लौटते हैं। वे बताते हैं कि मिंगजू पर नजर रखना आसान नहीं है। गांव के लोग उसे हमेशा घेरे रहते हैं और खासकर छियान सांशियांग किसी को उसके करीब नहीं आने देता। उनके मुताबिक सांशियांग किसी पागल कुत्ते की तरह हर संदिग्ध आदमी को दूर भगाता है कि इतने लोग मिलकर भी एक लड़की को नहीं पकड़ सके। वहीं मौजूद झेंझू खुद को ज्यादा समझदार बताते हुए कहती है कि जब मिंगजू तक पहुंचना मुश्किल है तो उसे खुद बाहर निकलने पर मजबूर किया जा सकता है। झेंझू और फैंग शियांजिन की शादी एक सप्ताह बाद आनी पड़ रही है। वो कहती है कि मिंगजू को अकेले अच्छी जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है। फैंग शियांजिन खुश होकर उसे यह काम सौंप देता है और चेतावनी देता है कि वो उसे निराश न करे। अकेली होने पर झेंझू मिंगजू के घर और जिंदगी से जलती है। उसे समझ नहीं आता कि पिछली जिंदगी हो या ये जिंदगी, हर बार मिंगजू उससे बेहतर स्थिति में कैसे पहुंच जाती है। झेंझू सीधे अपने पिता के घर पहुंच जाती है। पिता उसे वापस देखकर खुश होते हैं और तुरंत मिंगजू को बुलाते हैं। मिंगजू बाहर आकर पूछती है कि उसकी बहन अचानक यहाँ क्यों आई है। झेंझू घर और परिवार को देखकर उसे कमजोर और बेकार बताने लगती है। वो पूछती है कि मिंगजू ने अपने पिता को छियान जैसे ग्रामीण परिवार में शादी करने की अनुमति कैसे दे दी। पिता दोनों बहनों को अकेले बात करने का मौका देकर खाना बनाने चले जाते हैं। वो झेंझू से दोपहर का खाना वहीं खाने के लिए भी कहते हैं। उनके जाते ही झेंझू मिंगजू के कपड़ों और रहन सहन का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि मिंगजू अब शेन परिवार की लड़की जैसी नहीं दिखती। दिन रात ग्रामीण लोगों के साथ रहकर वो भी पूरी तरह उन्हीं जैसी बन गई है। फिर वो माँ की तरफ से चेतावनी देने का बहाना बनाती है। वो बेहद घटिया बताती है कि मिंगजू 3 जवान पुरुषों के साथ एक ही घर में रहती है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं वह गर्भवती न हो जाए और बच्चे के पिता की पहचान तक न कर पाए। मिंगजू उसे अपनी जुबान संभालने के लिए कहती है, मगर झेंझू नहीं रुकती। वह छियान परिवार के तीनों भाइयों को असभ्य ग्रामीण पुरुष बताकर मिंगजू के चरित्र पर सवाल उठाती रहती है। आखिर मिंगजू उसे थप्पड़ मार देती है। झेंझू हैरान होकर पूछती है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। मिंगजू कहती है कि वह उसे इसलिए मार रही है क्योंकि वह उसके घर आकर उसके परिवार के खिलाफ गंदी बातें कर रही है। झेंझू को यहाँ किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। झेंझू गुस्से में बताती है कि अगले दिन उसकी शादी है। अगर मिंगजू में हिम्मत है तो वो खुद आकर सब देख लें। मिंगजू उसे वापस अपने फैंग परिवार में जाने के लिए कहती है। झेंझू उसे धमकी देकर वहां से निकल जाती है। झेंझू के जाने के बाद पिता मिंगजू से पूछते हैं कि क्या फैंग परिवार सच में इतना खराब है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी बेटी झेंझू इतनी बदल कैसे गई। वो कहते हैं कि पहले उन्हें लगता था फैंग परिवार के माहौल ने उसे खराब किया है, मगर आज उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वो शुरू से उसी परिवार के लोगों जैसी थी। इसके बाद परिवार दाचियांग और शियाओरू के शहर जाने की चर्चा करता है। मिंगजू उदास होकर पूछती है कि बड़े भाई और भाभी जाने के बाद वापस कब आएंगे। परिवार उसे समझाता है कि दाचियांग नौकरी करने जा रहा है, हमेशा के लिए गायब नहीं हो रहा। जब चाहे उनसे मिलने जाया जा सकता है। एरचियांग अपने अंदाज में शिकायत करता है कि दाचियांग के जाने के बाद उसके पैरों के लिए गर्म पानी कौन लाएगा। परिवार उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। तभी मिंगजू बाहर नजर आकर कहती है कि उनके घर के सामने बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। बाहर से किसी के मरने और हत्या होने की चीखें सुनाई दे रही थीं। परिवार बाहर पहुंचता है तो वांग शुलान नाम की लड़की उनके घर में खून से लथपथ पड़ी होती है। उसके साथ आए लोग रोते हुए आरोप लगाते हैं कि शेन होंगयुआन ने उसे नुकसान पहुंचाया और मार डाला। वांग शुलान की माँ और ब्रिगेड लीडर पिता पर गंभीर आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि होंगयुआन ने अफरा तफरी का फायदा उठाकर शुलान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसे इतना मारा कि वो खून बहने से मर गई। मिंगजू पिता से पूछती है कि असल में हुआ क्या है। होंगयुआन इस आरोप से घबराए हुए होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वांग परिवार लोगों को उकसाते हुए कहता है कि दिन के उजाले में एक कुंवारी लड़की के साथ जबरदस्ती की गई और फिर उसे मार दिया गया। वे होंगयुआन को घटिया आदमी बताकर तुरंत सजा की मांग करने लगते हैं। छियान परिवार कहता है कि अगर सच में हत्या हुई है तो पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही सामने वालों की घबराहट दिखाई देने लगती है। तभी जमीन पर पड़ी वांग शुलान अचानक हिलती है। लोग तुरंत कहते हैं कि मरी हुई लड़की वापस जिंदा हो गई। इससे साफ हो जाता है कि उसकी मौत का नाटक किया जा रहा था। वांग परिवार सफाई देता है कि दर्द की वजह से उसे होश आया है। वे उसके कपड़ों पर लगे खून को दिखाकर फिर भी शेन परिवार से कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। ब्रिगेड लीडर धमकी देता है कि अगर आज उसे सही जवाब और पैसे नहीं मिले तो वो होंगयुआन को नहीं छोड़ेगा। सान्यू कहती है कि ये लोग खुद उनके घर में घुसकर हंगामा कर रहे हैं, झूठी मौत का नाटक कर रहे हैं और उल्टा पैसे मांग रहे हैं। साफ है कि उन्हें केवल पैसे चाहिए। मिंगजू कहती है कि अगर वे सच बोल रहे हैं तो पुलिस और डॉक्टर को बुलाने से डरना नहीं चाहिए, मगर वांग परिवार निजी समझौते पर जोर देता है। होंगयुआन आखिर बताते हैं
कि वांग शुलान अपने लोगों के साथ घर में घुसी और उन पर जबरदस्ती उसके साथ सोने का दबाव डालने लगी। जब उन्होंने मना किया तो उसने ये पूरा नाटक शुरू कर दिया। वांग परिवार उनकी बात को झूठ बताता है, मगर सानन्यू 3 बेटों की मां होने के कारण खून की हालत देखकर कुछ अलग समझ जाती है। वो कहती है कि खून की मात्रा और रंग किसी साधारण मारपीट से मेल नहीं खाते। ऐसा लग रहा है जैसे वांग शुलान का गर्भपात हुआ है। ये सुनते ही भीड़ में चर्चा होने लगती है कि शायद शुलान पहले से किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसके परिवार ने अपना बदनामी वाला मामला छिपाने और पैसे वसूलने के लिए शेन होंग युआन को फंसाने की कोशिश की। ब्रिगेड लीडर सभी को चुप रहने के लिए कहता है। वो दावा करता है कि उसकी बेटी अब तक कुंवारी है और उसके गर्भवती होने की बात सिर्फ छियान परिवार का झूठ है। वो फिर पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन इस बार मिंगजू कहती है कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कानून के अधिकारी पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के सामने मिंगजू पूरी बात बताती है। वो ब्रिगेड लीडर और उसकी बेटी के खिलाफ घर में घुसकर पैसे वसूलने तथा उसके पिता को झूठे मामले में फंसाने की शिकायत करती है। वांग परिवार कहता है कि होंग युआन ने शुलान को मारा। मिंगजू सुझाव देती है कि डॉक्टर को बुलाकर जांच करवा ली जाए। इससे तुरंत पता चल जाएगा कि उसका खून पिता की मारपीट की वजह से आया या वो पहले से गर्भवती थी। डॉक्टर की जाँच का नाम सुनते ही ब्रिगेड लीडर और वांग परिवार घबरा जाते हैं। लीडर ऑफिसर से कहता है कि ये उनके गाँव का छोटा सा आपसी विवाद है। वो गांव का मुखिया होने के नाते निष्पक्ष समझौता करवा देगा, इसलिए बाहर के लोगों को इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑफिसर्स मामला दबाने को तैयार नहीं होते। तभी वहां एक प्रभावशाली बूढ़े व्यक्ति के आने से सभी अधिकारियों का व्यवहार बदल जाता है। ब्रिगेड लीडर उसे ओल्ड मास्टर हुओ कहकर बुलाता है और विनम्रता से कहता है कि ऐसे पड़ोस के झगड़े वे लोग खुद संभाल सकते हैं। भीड़ में चर्चा होने लगती है कि ये राजधानी वाला वही बड़ा नेता है जिसके गांव के निरीक्षण के लिए आने की खबर थी। इतने बड़े अधिकारी को अपने सामने देखकर ब्रिगेड लीडर और स्थानीय कर्मचारी डर जाते हैं। मगर हुओ परिवार खबर पाते ही जितनी जल्दी संभव था गांव पहुंच गया। ओल्ड मास्टर हुओ सही समय पर आकर पूछते हैं कि आज के जमाने में भी कोई परिवार किसी पुरुष को जबरदस्ती अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर सकता है और मना करने पर झूठा आरोप लगा सकता है। ब्रिगेड लीडर तुरंत गलती मानते हुए पूरे मामले की जांच करवाने का वादा करता है। ऑफिसर्स वांग, शुलान और संबंधित लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। मामला शांत होने के बाद सांशियांग ओल्ड मास्टर हुओ और उनके साथ आए युवक का परिचय परिवार से करवाता है। वो बताता है कि बूढ़े व्यक्ति ओल्ड मास्टर हुओ हैं और उनके साथ उनका दूसरा पोता हुआ तिंगशेन है। यही वो युवक है जिसे उन्होंने काउंटी में गिनसेंग बेचा था। मिंगजू को देखकर वो तिंगशेन पूछता है कि उसे इतना कीमती गिनसेंग कहाँ मिला था, मगर उससे पहले ओल्ड मास्टर हुओ कहते हैं कि वो निरीक्षण के सिलसिले में इस इलाके में आए हैं और कुछ दिनों तक गाँव में रहना चाहते हैं। वो सानन्यू से पूछते हैं कि क्या उनके घर में इतनी जगह है कि वो कुछ रातें यहाँ रुक सकें। वो खाने और रहने का पूरा पैसा नियम के अनुसार देने के लिए भी तैयार हैं। सानन्यू तुरंत उन्हें रोकती है। वो कहती है कि आज उनके आने से परिवार पर आई इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। कुछ दिन क्या, वो चाहे तो पूरे साल उनके घर रह सकते हैं। उनसे पैसे लेने का सवाल ही नहीं उठता। ओल्ड मास्टर हुओ के रहने का इंतजाम किया जाता है। इसी दौरान मिंगजू पूछती है कि क्या अब ब्रिगेड लीडर और उसके पूरे परिवार की ठीक से जांच होगी। वो परिवार बताता है कि गांव की फसल पिछले 2 सालों से अच्छी रही थी, मगर ब्रिगेड लीडर ऊपर रिपोर्ट भेजता रहा कि गांव के पास अनाज जमा नहीं है, यानी वो पब्लिक ग्रेन छिपाकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। ओल्ड मास्टर हुओ भरोसा दिलाते हैं कि ये साधारण गलती नहीं बल्कि कंडक्ट और पब्लिक प्रॉपर्टी का गंभीर मामला है। पूरे काउशांतुन की जाँच होगी ताकि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा पैदा न हो। मिंगजू समझ जाती है कि अब ब्रिगेड लीडर का बचना मुश्किल है। घर में अकेले बात करते हुए ओल्ड मास्टर हुओ सांशियांग से शिकायत करते हैं कि उसे काफी पहले पता चल गया था कि हुओ परिवार उसे खोज रहा है, फिर भी वो केवल पत्र भेजता रहा और खुद मिलने नहीं आया। सांशियांग जवाब देता है कि उसे पता था दादाजी खुद आने वाले हैं। इसके अलावा गांव और परिवार की सिचुएशन भी ऐसी थी कि वो सब छोड़कर नहीं जा सकता था। ओल्ड मास्टर वो सीधे पूछते हैं कि वो उनके साथ बीजिंग कब लौटेगा। सांशियांग कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है कि वो दादाजी की भावना समझता है, मगर अभी उनके साथ नहीं जा सकता। उसके सामने मौजूद प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। ओल्ड मास्टर वो कहते हैं कि ब्रिगेड लीडर के अकाउंट्स की जांच शुरू हो चुकी है और वो बच नहीं पाएगा। फिर सांशियांग को और किस बात की चिंता है। सांशियांग बताता है कि ब्रिगेड लीडर केवल छोटी मछली है, असली खतरा फैंग, शियानजिन और उसके लोग हैं जो काउंटी में बैठकर लगातार मिंगजू और उनके परिवार पर नजर रख रहे हैं। जब तक वो उन लोगों को जड़ से खत्म नहीं कर देता तब तक न वो गाँव छोड़ेगा और न चैन से बैठेगा।
ओल्ड मास्टर वो उसकी बात मान लेते हैं। वो कहते हैं कि सांशियांग को जिस मैन पावर, पैसे या कनेक्शंस की ज़रूरत हो वो परिवार सब देगा। मिंजू भी सांशियांग को बताती है कि झेंजू कुछ दिन पहले घर आकर उसे शादी का निमंत्रण दे गई थी, मगर उसने जाने से मना कर दिया। उसे शुरू से शक था कि झेंजू का अचानक लौटना और उसका अपहरण आपस में जुड़े हुए हैं। सांशियांग भी मानता है कि फैंग परिवार ने ही झेंजू को भेजा होगा। परिवार फैसला करता है कि इस बार वे भागेंगे नहीं। वे फैंग शियानजिन को ऐसा मौका देंगे कि वो खुद अपराध करते हुए पकड़ा जाए। अगर वो अपने लोगों को लेकर रात में उनके घर घुसता और मिंजू को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है तो वो साफ तौर पर घर में घुसकर किडनैपिंग करने का अपराध होगा। सांशियांग पहले ही अपने दादाजी को पिछली किडनैपिंग के बारे में बता चुका था। प्लान ये बनता है कि घर बाहर से सामान्य दिखाई देगा, लेकिन हुओ परिवार और पुलिस छिपकर निगरानी करेंगे। जैसे ही फैंग शियानजिन हाथ बढ़ाएगा उसे सबूतों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया जाएगा। मिंजू वो तिंगशेन के बारे में पक्का करती है कि वो सच में सांशियांग का भाई है। सांशियांग बताता है कि कुछ समय पहले ही उसकी पहचान की पुष्टि हुई थी। मिंजू उससे पूछती है कि इतने समय तक बात छिपाने के लिए क्या उसे डर नहीं था कि परिवार नाराज होगा, मगर वो कहती है कि उसे कोई शिकायत नहीं है। उसका तीसरा भाई समझदार है और वो उसकी बात पर भरोसा करेगी। वो परिवार की मदद मिलने के बाद मिंजू को पहली बार लगता है कि फैंग परिवार से निपटना अब असंभव नहीं रहा। वो राहत महसूस करती है कि शायद आज रात वो ठीक से सो सकेगी। मिंजू अपने कमरे में होती है कि हे जिवेई बिना दस्तक दिए अंदर चली आती है। मिंजू उससे कहती है कि ये उसका घर और उसका कमरा है, इसलिए अंदर आने से पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। हे जिवेई बाहर जाने के बजाय वहीं दरवाजे पर हाथ मारकर पूछती है कि अब काफ़ी है या नहीं। मिंजू सोचती है कि इसकी चमड़ी भी एर्शियांग जितनी मोटी है। हे जिवेई कहती है कि वो आज मजाक करने नहीं, एक ज़रूरी बात जानने आई है। पूरे गाँव में खबर फैल गई है कि मिंजू के घर कोई बहुत बड़ा अधिकारी आया और ब्रिगेड लीडर के पूरे परिवार को पद से हटा दिया गया। वो जानना चाहती है कि असल में हुआ क्या है। मिंजू बात को छोटा रखते हुए कहती है कि एक दयालु बड़े अधिकारी ने गांव के लोगों की मदद करके एक मुसीबत दूर कर दी, इसके अलावा कोई खास बात नहीं है। हे जिवेई समझ जाती है कि मिंजू ज्यादा जानकारी नहीं देगी। तब वो कहती है कि उसके पास खुद एक बहुत बड़ा राज है। मिंजू से सीधी बात करने के लिए कहती है। हे जिवेई बिना घुमाए बोल देती है कि वो दोबारा जन्म लेकर लौटी है। वो मिंजू से पूछती है कि उसे उसकी बात पर विश्वास है या नहीं। फिर कहती है कि विश्वास हो या न हो, उसे फैंग शियानजिन नाम के आदमी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरा पागल है। उसका नाम सुनते ही मिंजू गंभीर हो जाती है और पूछती है कि हे जिवेई उसके बारे में क्या जानती है। हे जिवेई बताती है कि पिछली जिंदगी में वो उस समय तक गांव नहीं आई थी, इसलिए सारी डिटेल्स नहीं जानती, लेकिन एर्शियांग से शादी करने के बाद उसने लोगों से मिंजू और फैंग शियानजिन के बारे में सुना था। कहा जाता था कि फैंग शियानजिन ने मिंजू को अपने घर में बंद करके रखा था। मिंजू की मौत के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा और खुद को उसके साथ दफन करवाया। ये सुनकर मिंजू को घिन आती है। पिछली जिंदगी में वो फैंग शियानजिन के परिवार की वजह से पहले ही बहुत कुछ सह चुकी थी और मौत के बाद भी उस पागल आदमी ने उसे आज़ाद नहीं छोड़ा। फिर मिंजू हे जिवेई की दूसरी बात पकड़ती है। वो पूछती है कि पिछली जिंदगी में उसने एर्शियांग से शादी की थी। हे जिवेई सहजता से हामी भरती है। तब मिंजू समझ जाती है कि वो बार बार उसके दूसरे भाई के बारे में क्यों पूछती थी। मिंजू पहले गलत समझ रही थी कि उसे सांशियांग पसंद है, जबकि हे जिवेई की रुचि एर्शियांग में थी। मिंजू हैरानी से पूछती है कि हे जिवेई को उसके इतने बातूनी दूसरे भाई में क्या पसंद आया। हे जिवेई नाराज होकर कहती है कि वो अपने भाई को इस तरह नीचा कैसे दिखा सकती है। फिर दोनों वापस फैंग शियानजिन की प्रॉब्लम पर ध्यान देती हैं। हे जिवेई को विश्वास है कि वो दोबारा मिंजू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्हें पहले ही उससे बचने का तरीका तैयार रखना चाहिए। मिंजू से चिंता न करने के लिए कहती है। इस बार वो ऐसी व्यवस्था करेगी कि फैंग शियानजिन दोबारा किसी को नुकसान पहुंचाने लायक ही न बचे। दूसरी तरफ झेंजू और फैंग शियानजिन की शादी चल रही होती है। झेंजू बार बार दरवाजे की तरफ देखकर मिंजू का इंतजार कर रही थी। फैंग शियानजिन कहता है कि उसे कैसे पता होगा। झेंजू नाराज होकर कहती है कि आज उसकी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण दिन है, फिर भी उसकी अपनी छोटी बहन नहीं आई। इससे उसे बहुत बुरा लग रहा है, मगर उसकी बातों के पीछे बहन के लिए प्यार नहीं, बल्कि मिंजू को जाल में फंसाने की बेचैनी थी। जब उसे यकीन हो जाता है कि मिंजू शादी में नहीं आएगी, तो वो अगला कदम उठाने की तैयारी करती है। वो मन में मिंजू से कहती है कि अब उसके लिए फैंग परिवार की तकलीफें सहने का समय आ गया है। रात गहरी होने पर फैंग शियानजिन अपने कई आदमियों को लेकर शियान परिवार के घर पहुंच जाता है। वो उन्हें तेजी से अंदर घुसने, रास्ते में आने वालों का मुंह बंद करने और जरूरत पड़े तो सीधे हमला करने का आदेश देता है। वो कहता है कि जो भी उसे रोकने की कोशिश करे उसकी टांग तोड़ दी जाए। उसके आदमी आदेश मानकर घर में घुस जाते
जाते हैं। बाहर से घर शांत दिखाई दे रहा था। फैंग शियानजिन को लगता है कि सभी लोग सो चुके हैं और बिस्तर ठंडे पड़े हैं। वो अपने आदमियों को जल्दी अंदर जाकर मिंगजू को पकड़ने और तुरंत लौटने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं चारों तरफ रोशनी हो जाती है। छिपे हुए पुलिस ऑफिसर्स हथियारों के साथ बाहर आकर सभी को हाथ ऊपर करने का आदेश देते हैं। फैंग शियानजिन और उसके आदमी किसी के घर में आधी रात को घुसते, हथियार रखते और एक लड़की का अपहरण करने की तैयारी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। फैंग शियानजिन गुस्से में समझ जाता है कि मिंगजू और सानशियांग ने उसके लिए जाल बिछाया था। वो मिंगजू को अपने पास बुलाने की मांग करता है। पुलिस उसके पास मिले हथियार और घर में घुसने के सबूत सामने रखती है। सानशियांग उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता था कि काओशांतुन ऐसी कानून से बाहर जगह है जहाँ वो जो चाहे कर सकता है। फैंग शियानजिन पुलिस को धमकाता है कि वो फैंग परिवार का बेटा है और उसका पिता फैंग लोंगफेई है। उसे विश्वास था कि कोई उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऑफिसर कहता है कि आज उसका पिता चाहे कोई भी हो उसे बचा नहीं सकता। सभी आरोपियों को हथकड़ी लगाकर ले जाने का आदेश दिया जाता है। सानन्यू मिंगजू को अपने पास खींच लेती है। वो गुस्से से कहती है कि ये लोग सच में उनके घर में घुसकर उसकी बेटी को उठाने आए थे। परिवार राहत महसूस करता है कि सानशियांग और ओल्ड मास्टर हुओ ने पहले से पूरी व्यवस्था कर रखी थी। अगर पुलिस छिपी न होती तो आज मिंगजू फिर बड़े खतरे में पड़ सकती थी। मिंगजू सानशियांग से कहती है कि आखिरकार वो घटिया आदमी पकड़ा गया। सानशियांग उसे भरोसा देता है कि अब कोई भी उसे आसानी से परेशान नहीं कर पाएगा। फैंग परिवार को जब शियानजिन की गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो घर के लोग घबरा जाते हैं। किसी को सुनने में आता है कि मामला प्रांतीय स्तर तक पहुंच गया है। वे डरते हैं कि कहीं जांच उनके पूरे परिवार तक न पहुंच जाए। फैंग लोंगफेई उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। उसका मानना था कि फैंग परिवार इतने वर्षों से अपना काम चला रहा है और पैसे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे दबाया न जा सके। लेकिन उसी समय लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स फैंग निवास को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे सभी को वहीं रुकने का आदेश देते हैं और खास तौर पर फैंग लोंगफेई को बाहर जाने से रोकते हैं। लोंगफेई गुस्से में पूछता है कि वे जानते भी हैं ये घर किसका है, किसकी अनुमति से वे निजी प्रॉपर्टी में घुस आए। ऑफिसर बताता है कि वे उसी को गिरफ्तार करने आए हैं। उसके प्यारे बेटे फैंग शियानजिन ने पूछताछ में सब कुछ कबूल कर लिया है। फैंग परिवार लंबे समय से गैर कानूनी बिजनेस चला रहा था। वे देश की कमी वाली जरूरी चीजें खरीदकर ऊंची कीमतों में दोबारा बेचते थे। उनके खिलाफ पक्के सबूत मिल चुके थे। फैंग लोंगफेई को समझ आता है कि उसके बेटे ने पूरे परिवार का राज खोल दिया। पुलिस घर और डॉक्यूमेंट्स की तलाशी लेने लगती है। आदेश होता है कि मामले से जुड़ा फैंग परिवार का कोई भी सदस्य बचकर नहीं जाएगा। झेंजू घबराकर फैंग लोंगफेई से उसे बचाने की विनती करती है। वो प्रिजन नहीं जाना चाहती। पुलिस उसे भी ले जाने लगती है तो वो चिल्लाकर पूछती है कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है। वो खुद को फैंग परिवार की बहू और शहर की अमीर महिला बताती है। उसकी माँ उसे चुप करवाना चाहती है क्योंकि वे ऑफिसर्स को बताना चाहते थे कि उनका फैंग परिवार के गैर कानूनी कामों से कोई संबंध नहीं है। मगर झेंजू खुद ही सबके सामने बता देती है कि उसकी माँ फैंग आइगुओ के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो अभी भी सपनों में जी रही थी। उसे लगता था कि वो फैंग परिवार की अमीर बहू बनकर सोना चांदी पहनेगी और कार में घूमेगी। जब उसे एहसास होता है कि अब वही परिवार उसे प्रिजन ले जा रहा है तो वो किस्मत को कोसने लगती है। वो पूछती है कि मिंगजू गांव में भी प्रभावशाली लोगों का सहारा लेकर अच्छा खाना और आराम कैसे पा सकती है, जबकि वो इतनी मेहनत से शहर आकर इन बर्बाद लोगों के साथ जेल जा रही है। झेंजू आसमान की तरफ देखकर कहती है कि भगवान अंधा है। उसके मुताबिक मिंगजू की सारी अच्छी चीजें उसकी होनी चाहिए थीं। पुलिस उसकी बातों को अनसुना करके उसे बाकी परिवार के साथ ले जाती है। जिस अमीरी के लिए उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी थी वही फैंग परिवार अब उसकी बर्बादी बन चुका था। फैंग परिवार के बाद ब्रिगेड लीडर की जांच का परिणाम भी पूरे गांव के सामने सुनाया जाता है। जांच में साबित होता है कि उसने लंबे समय तक पब्लिक फंड्स का गलत इस्तेमाल किया और गांव का पब्लिक ग्रेन छिपाया। इसके बावजूद वो ऊपर रिपोर्ट भेजता था कि गाँव में अनाज नहीं है। कानून के अनुसार उसे ब्रिगेड लीडर के पद से हटा दिया जाता है। उसके गलत तरीके से कमाए गए पैसे और सामान भी जब्त कर लिए जाते हैं। उसके परिवार ने दूसरों पर झूठे आरोप लगाए, लोगों को बदनाम किया और अपने पद का फायदा उठाकर गांव वालों को परेशान किया था। इसलिए उन सभी पर भी कार्रवाई होती है। फैसला सुनते ही गांव वाले खुशी मनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि ब्रिगेड लीडर गांव में किसी तानाशाह की तरह रहता था। वो पब्लिक ग्रेन छिपाकर उनके खाने का हिस्सा कम कर देता था। आज आखिरकार उसके बुरे कामों की सजा मिल गई।
लोग ओल्ड मास्टर हुओ का धन्यवाद करते हैं। अगर वो राजधानी से आकर सही समय पर जांच शुरू नहीं करवाते तो शायद ब्रिगेड लीडर अभी भी गांव वालों का खून चूसता रहता। गांव वालों के सामने ओल्ड मास्टर हुओ कहते हैं कि इस अच्छे दिन पर वो एक निजी बात भी सभी के साथ बांटना चाहते हैं। वो बताते हैं कि 20 साल से भी पहले उनके छोटे पोते को किसी ने चुपके से परिवार से दूर कर दिया था। भारी बर्फबारी के बीच उस बच्चे को काओशांतुन के पहाड़ों में फेंक दिया गया। हुओ परिवार पूरे 20 साल तक उसे खोजता रहा। अगर उस समय छियान सान्यू ने दया दिखाकर उस बच्चे को अपने घर न लाया होता तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। ओल्ड मास्टर हुओ सबके सामने घोषणा करते हैं कि उनका खोया हुआ पोता कोई और नहीं बल्कि छियान परिवार का तीसरा बेटा छियान सांछियांग है। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। जिस बच्चे को सान्यू पहाड़ से उठाकर लाई थी वो राजधानी के शक्तिशाली हुआ परिवार का पोता निकला। कुछ लोग सान्यू की किस्मत की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि उसने एक बेसहारा बच्चा समझकर जिसे पाला वो असल में सोने का टुकड़ा निकला। कोई मजाक में कहता है कि अगर पहले पता होता तो वो भी पहाड़ों में बच्चे खोजने चला जाता। ओल्ड मास्टर हुआ सान्यू के सामने आकर उसका दिल से धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं कि छियान परिवार हमेशा हुओ परिवार का उपकार करने वाला परिवार रहेगा। सांछियांग अपनी माँ से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका जन्म किस परिवार में हुआ था। सानन्यू हमेशा उसकी सगी माँ रहेगी और दाचियांग व एरछियांग हमेशा उसके भाई रहेंगे। सानन्यू भावुक होकर उसे अच्छा बच्चा कहती है। ओल्ड मास्टर हुओ भी मानते हैं कि सांछियांग रिश्तों की कदर करता है। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ बेजिंग नहीं ले जाना चाहते। वो कहते हैं कि काओशांतुन के पहाड़ पानी और वातावरण बहुत सुंदर हैं। ये उनके आराम करने के लिए अच्छी जगह है, इसलिए वो इसी गांव में घर बनाकर रिटायरमेंट बिताने का फैसला करते हैं। मिंजू खुश होती है कि अब उसके तीसरे भाई के पीछे ओल्ड मास्टर हुओ जैसा शक्तिशाली दादा खड़ा है। वो देखना चाहती है कि इसके बाद कौन उनके परिवार को परेशान करने की हिम्मत करता है। ओल्ड मास्टर हुओ भी मिंजू से कहते हैं कि अगर कोई उसे परेशान करेगा तो सबसे पहले वो उसके सामने खड़े होंगे। सांशियांग की असली पहचान सामने आने के बाद एरछियांग अचानक उदास हो जाता है। बड़ा भाई सिटी में परमानेंट एम्प्लॉय बन चुका था और तीसरा भाई राजधानी के बड़े अधिकारी का पोता निकला। उसे लगता है कि उसके पास केवल शिकार करने और खरगोश पालने की कला है। वो सोचता है कि ऐसे साधारण कामों के भरोसे वो हे जिवेई जैसी लड़की के पीछे कैसे जा सकता है। तभी पीछे से हे जिवेई पूछती है कि खरगोश पालने में क्या खराबी है। उसे तो खरगोश बहुत पसंद है। एरछियांग घबराकर पूछता है कि वो इतनी चुपचाप उसके पीछे कब आ गई। हे जिवेई कहती है कि उसने किसी को अपने बारे में बुरा सोचते हुए सुना इसलिए रुक गई। वो सीधे पूछती है कि क्या एरछियांग खुद को उसके लायक नहीं मानता और इसलिए उसका पीछा करने की हिम्मत छोड़ रहा है। एरछियांग तुरंत कहता है कि वो डरने वालों में से नहीं है, मगर अगले ही पल मानता है कि उसे सिर्फ इस बात का डर है कि भविष्य में जिवेई को उसके साथ रहकर तकलीफ न हो। हे जिवेई कहती है कि गांव के मुहाने पर बूढ़ी औरतों से बहस करते समय उसकी जुबान बहुत तेज चलती है, लेकिन जिंदगी के जरूरी मामले में वो डरपोक बन जाता है। फिर वो उसे आखिरी मौका देती है। वो पूछती है कि क्या दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हैं या नहीं। अगर एरछियांग ने मना किया तो वो दूसरे लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर चली जाएगी। दूसरे पुरुषों का नाम सुनते ही एरछियांग तुरंत उसका रास्ता रोक लेता है। वो कहता है कि उसकी जगह लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कोशिश करेगा तो वो उसकी 18 पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। हे जिवेई उससे पूछती है कि भविष्य में घर का फैसला कौन करेगा। एरछियांग बिना देर किए कहता है कि घर में जिवेई की ही चलेगी। वो वादा करता है कि वो आंगन के जंगली सुअर काटेगा, खरगोशों को खाना देगा, उसके पैर धोने के लिए पानी लाएगा और अपनी पूरी सैलरी भी उसे सौंप देगा। हे जिवेई उसे मूर्ख कहकर घर चलने लगती है। एरछियांग पीछे से पूछता रहता है कि क्या इसका मतलब उनका रिश्ता पक्का हो गया। वो उसे घर पर डिनर के लिए बुलाता है और बताता है कि माँ आज मांस पका रही है। इस तरह पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी हे जिवेई और एरछियांग एक दूसरे को चुन लेते हैं। इसके बाद सांछियांग मिंजू को घर में जमा किया हुआ ढेर सारा अनाज दिखाता है। इतनी बोरियां देखकर मिंजू हैरान रह जाती है। सांछियांग बताता है पिछली बार गिनसेंग बेचकर मिले पैसों के बारे में मिंजू ने जैसा कहा था उसने ठीक वैसा ही किया। बाजार में जितना मोटा और बारीक अनाज मिल सकता था उसने खरीद लिया। ज्यादातर अनाज घर में जमा है, बाकी उसने गोशैंग के चिकन कोप में सुरक्षित छिपा कर रखा है जहाँ किसी को शक नहीं होगा। अनाज खरीदने के बाद जो पैसे बचे उन्हें सांछियांग ने मिंजू के सेविंग्स अकाउंट में जमा कर दिया। अकाउंट भी मिंजू के अपने नाम पर है। मिंजू उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी कही हर बात याद रही। सांछियांग के किए इंतजाम से साफ था कि उसने उसकी एक भी बात अनसुनी नहीं की। मिंजू को अपनी पिछली जिंदगी का भयानक अकाल याद आता है जिसमें अनगिनत लोग भूख से मर गए थे। उस समय वो अपने परिवार को भूखा देखकर भी कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार घर का भंडार अनाज से भरा था। अब उसे अपने परिवार के लोगों को भूख से तड़पते नहीं देखना पड़ेगा। सांछियांग मिंजू को चुप देखकर उसका नाम लेता है।
वो कहता है कि उसे सुंदर और मीठी बातें करना नहीं आता। वो ऐसे खोखले वादे भी नहीं करेगा जिनका कोई मतलब न हो। उसे केवल इतना मालूम है कि जिस दिन मिंगजू पहली बार उनके दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखकर मुस्कुराई थी, उसी पल से उसके मन में उसकी रक्षा करने की इच्छा पैदा हो गई थी। सांशियांग उससे पूछता है कि क्या वो उसे अपने साथ रहने और जिंदगी भर उसकी रक्षा करने का मौका देगी। मिंगजू उसकी सीधी बात समझ जाती है। वो कहती है कि फिर ये रिश्ता पक्का रहा, लेकिन उसकी एक शर्त है। भविष्य में सांशियांग बाहर कितना भी ताकतवर क्यों न बन जाए, घर वापस आने के बाद उसे मिंगजू की बात सुननी होगी। सांशियांग तुरंत हामी भरता है। वो कहता है कि वो हमें शाह मिंगजू की बात मानेगा और उससे किया अपना वादा निभाएगा। दोनों की बातचीत पूरी होते ही परिवार के लोग उन्हें साथ देख लेते हैं। सभी हंसते हुए सांशियांग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो मिंगजू को इतनी मजबूती से क्यों पकड़े है। क्या उसे डर है कि मिंगजू भाग जाएगी? परिवार कहता है कि आज उनके घर में एक साथ दो खुशियां आ गई हैं। ओल्ड मास्टर हुआ सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार उनके सबसे बड़े पोते की जिंदगी भी पक्की हो गई और अब वो भविष्य में अपने परपोते की उम्मीद कर सकते हैं। साननी और बाकी लोग पूछते हैं कि दोनों के बीच ये सब कब हुआ। वे शिकायत करते हैं कि बच्चों ने इतनी बड़ी बात उनसे छिपा कर रखी। मिंगजू तुरंत कहती है कि उसने अभी पूरी तरह हाँ नहीं की है। परिवार को सांशियांग की तरफ नहीं होना चाहिए। सांशियांग मुस्कुराकर कहता है कि अगर मिंगजू ने अभी पूरी हाँ नहीं की तो वो आगे और मेहनत करेगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने और परिवार में एक के बाद एक खुशियां आने पर सभी साथ बैठकर जश्न मनाते हैं। प्याले उठाए जाते हैं और पहला टोस्ट उस अच्छे दिन के नाम किया जाता है जब मुसीबत के बादल हटकर साफ आसमान दिखाई दिया। सभी अपने अच्छे भविष्य और परिवार की खुशी के लिए प्याले टकराते हैं। आखिर में वे कामना करते हैं कि उनके घर में हर दिन मांस पकता रहे और किसी को दोबारा भूख या तकलीफ का सामना न करना पड़े। इतनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने और परिवार में एक के बाद एक खुशियां आने पर सभी साथ बैठकर जश्न मनाते हैं। प्याले उठाए जाते हैं और पहला जाम उस अच्छे दिन के नाम किया जाता है जब मुसीबत के बादल हटकर साफ आसमान दिखाई दिया। सभी अपने अच्छे भविष्य और परिवार की खुशी के लिए प्याले टकराते हैं। आखिर में वे कामना करते हैं कि उनके घर में हर दिन मांस पकता रहे। इसी खुशी के साथ पूरा परिवार एक साथ जाम उठाता है। इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं खत्म होता है।